हेलो फ्रेंड्स। आज के इस डिस्कशन में हम अपनी आय दृष्टि के करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस डिस्कशन में इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, इन्वायरमेंट और साइंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के डिस्कशन में ब्रीफली डिस्कस कर लिया जाए यहाँ पे कि इस आज के डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। यहाँ हम इकोनॉमिक अफेयर तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसको बहुत ही ब्रीफली देख लेंगे। और यूनियन बजट के बारे में जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिवाइज एस्टीमेट क्या है, बजट एस्टीमेट क्या है, जो बजट के कंपोनेंट है कि रिवेन्यू रिसीट क्या है, और जो कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आज इसको ब्रीफली जो है कि समराइज किया जाएगा, इसका भी रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो है कि हम सारे इंडिसेस, अवार्ड्स जो कि इंटरनेशनल नेशनल दोनों कंसिस्ट करेगा, उसके बाद जो है कि स्पोर्ट्स न्यूज हम जो है कि इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो जो है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जो है कि पहले करंट अफेयर को देखते हैं, जो कि है इकोनॉमिक अफेयर्स में फिजिकल एंड जो है कि मॉनेटरी अफेयर्स। अब पहले तो यही दो वर्ड समझ लेते हैं होता क्या है। फिजिकल का मतलब होता है जो हमारे रिलेटेड, बजट में रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, टैक्सेशन हो गया या इससे रिलेटेड एक्ट वैक्ट हो गए, ये जो है कि हमारी फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। और जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो है कि मॉनेटरी अफेयर्स जो है कि क्या कहलाते हैं, जो हमारे जो है कि जैसे बैंक रेट हो गया या इन्फ्लेशन से हो गया, या जो है कि रेपो रिवर्स रेट सुना होगा, रेपो रिवर्स रेट, सीईआरआर सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब इनसे डील करता है। और पहली न्यूज है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं कि क्या है। इसने पहली चीज तो क्या किया, इसने रिप्लेस किया है इनकम टैक्स एक्ट को, जो कि 1961 में बना था। और जो है कि ये इफेक्टिव कब से होगा, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। ये जो है कि एक्ट पास तो हो चुका है पार्लियामेंट में, और इसने रिप्लेस किया है दिस एक्ट इनकम टैक्स 1961 को, और जो है कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसमें जो है कि स्ट्रक्चरल चेंज कौन कौन से आए हैं, इसमें जो है कि 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स और 16 शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, इसको जो है कि चेंज किया है। यहाँ पे जो है कि सबसे मेजर चीज है कि इसने टैक्स ईयर को रिप्लेस कर, जो है कि टैक्स ईयर नया वर्ड लाया है, जो कि अब बनेगा, जो कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को जो है कि रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने टैक्स रिजीम जो है कि नया टैक्स रिजीम जो है कि जो आया है, उसमें टैक्स स्लैब क्या है यहाँ पे जो है कि मेंशन कर दिया है। ये जो है कि आप यहाँ से रिटेन कर सकते हैं, नहीं तो अभी जब यूनियन बजट पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि अच्छे से टेबल फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये वहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ बस ये याद रखना है कि यहाँ जो कि टैक्स रिजीम है, ये नई वाली चाहे ओल्ड वाली, जो है कि आप इन दोनों में से कोई भी जो है कि टैक्स पेयर जो है कि इनको जो है कि अपने आप ऑप्ट कर सकता है। हमारे पास चॉइस है कि हम जो है कि नए वाले में जाए टैक्स देने के लिए या पुराने वाले सिस्टम में। तो ये याद रख सकते हैं। और एग्जेम्पशन जो है कि 12 लाख तक का कर दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड डिटेक्शन इंक्लूड करके 12.75 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इनकम टैक्स चोरी कर रहा है, तो अब जो है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स स्लैश जो है कि उनका डिजिटल स्पेस है, मीन्स डिजिटल स्पेस मीन्स ईमेल्स हो गया, या जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक, ये सब भी जो है कि हमारे जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है कि इनको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वर्चुअली डिजिटली एसेट्स में आते हैं। मीन्स आपके कोई भी वर्चुअल डिजिटल स्पेस को जो है कि एक्सेस किया जा सकता है अगर आप इनकम टैक्स चोरी कर रहे हैं और आपके ऊपर रेड पड़ती है तो ये यहाँ से देख लिया हमने पहला न्यूज, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 का था। हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 56 जीएसटी काउंसिल हुई है। पहले तो हम जो है कि जान लेते हैं जीएसटी काउंसिल जो है कि क्या है, इसके बारे में जानेंगे, फिर जो है कि यहाँ पे इसके बारे में ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 279A में, जो कि 101 अमेंडमेंट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में फॉर्म की गई थी। हमारे जीएसटी को जो है कि इसको डिजाइन करने के लिए कि किस पे कितना जीएसटी लगेगा, जीएसटी हटेगी किस पे, जो है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है कि जीएसटी में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो यही काउंसिल डिस्कस करती है। तो ये जो है कि यहाँ प्रोविजन है। और यहाँ से एक चीज रिकॉल कर लीजिए, जो आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बात करता है, ये करता है फाइनेंस कमीशन की बात करता है। और यहाँ पे जो है कि हम बात करें जीएसटी काउंसिल के कंपोजिशन की, यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरपर्सन कौन होंगे, वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमेशा बाय डिफॉल्ट, जो है कि चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे। और वाइस चेयर कौन होंगे, जो भी उसमें मेंबर हैं इनमें इनमें से उनमें से कोई एक वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किए जाएंगे। और मेंबर्स क्या इंक्लूड करते हैं, मेंबर्स में जो है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द रेवेन्यू एंड फाइनेंस रहेंगे सारे, और जो है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस, टैक्स और नॉमिनेटेड मिनिस्टर, ये जो है कि मेंबर्स कंसिस्ट करते हैं। और परमानेंट इन्वेटी कौन रहते हैं, चेयरमैन ऑफ द
सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम मीन जो है कि चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, जो कि चेयरमैन ऑफ दी सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम रहते हैं, ये जो है कि परमानेंट इनवाइटी रहते हैं यहाँ पे। और ये जो है कि नॉन वोटिंग मेंबर होते हैं, मीन्स कोई भी प्रोविजन अगर पास करने के लिए वोट किया जा रहा है तो यहाँ पे इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी कौन रहेंगे, मीन जो भी बाय डिफॉल्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर सेक्रेटरी रहेंगे फ्रॉम दी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वही जो है कि एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी इस जीएसटी काउंसिल के रहेंगे। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इस काउंसिल मीटिंग में हुआ क्या है। ये पहली बात तो हुई कहाँ है, ये नई दिल्ली में हुई है। और जो है कि यहाँ पे आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जो कि गुड सर्विसेज एंड टैक्स रिफॉर्म है। ये जो है कि अभी जो है कि बहुत फेमस वर्ड शुरू हुआ है जेन जी करके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस टाइटल को ही अडॉप्ट करवा लिया कि प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट जनरेशन जो है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो है कि इसका रिपोर्ट का टाइटल था। यहाँ पे जो है कि क्या किया गया कि जो 12% और 28% जीएसटी स्लैब थे, इन जो है कि 12% और 28% जीएसटी स्लैब उनको रिमूव कर दिया गया है। और नए स्ट्रक्चर में देखा जाए तो नए स्ट्रक्चर में जो है 5% जो है कि मेरिट गुड पे रहेगा, 18% स्टैंडर्ड गुड पे, 40% जो है कि डीमेरिट, सिन और लग्जरी गुड्स। मीन लग्जरी गुड्स मीन जो है कि आपकी जो है कि बहुत सारी जो है कि जो स्पोर्ट्स कार्स हो गई या लग्जरी वॉचेस होगी, रॉयलेक्स वॉचेस टाइप, है ना। और सिन गुड्स हो गए जो अल्कोहल प्रोडक्ट ये सब होते हैं, या जो है कि सोसाइटी को जो हार्म करते हैं उनको सिन गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि उस पर 40% जीएसटी लिया जाएगा। और टोबैको और जो है कि रिलेटेड प्रोडक्ट पे 28% जीएसटी रिमेन सेम रही है। तो यहाँ पे हमें ब्रीफली ये याद रखना है। पर ये चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे एजुकेशन पे इन्होंने एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट पे जीएसटी जो है 0% कर दिया है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि अभी मार्केट में जाएंगे, कोई रजिस्टर खरीदेंगे या कुछ खरीदेंगे, तो वो जो है कि पहले से जो है कि मान लीजिए कोई 110 रुपीज़ का आता है, तो अभी जो है कि वो 125 का आ रहा है। तो इस पे जो है कि बैकग्राउंड ये है कि इस एजुकेशन जो है कि नोटबुक पे तो जो है कि 0% जीएसटी है, पर जो है कि इससे पेपर जो बन रहा है उस पर तो जीएसटी लग रही है। इसीलिए जो है कि ये पेपर पे जीएसटी लगने की वजह से, और प्लस जो है कि जो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है उनको जीएसटी रिबेटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें हैं बहुत सारी जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इस वजह से कुछ चीजें जो है कि सस्ती नहीं हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल ले तो अभी एक वर्ड चल रहा है सेसेजाइजेशन इकोनॉमी, जो शैसे होते हैं उसमें, कि मतलब जो भी हमारा कोई भी ऐसे मान लीजिए 1 रुपए का शैसे है किसी एक्स कंपनी के शैम्पू का, तो वो जो है कि उस पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। तो वो जो है कि घटा के जो है कि कुछ सस्ता हो जाना चाहिए, 0.7 पैसा 75 पैसा। पर ये जो है कि अभी जो है कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो है कि 1 रुपीज़ और ये 25 पैसा ये सब चेंज कोई लेता नहीं है। इसमें जो है कि दूसरा ऑप्शन है कि इसमें जो है कि हम एमएल साइज को बढ़ा दें, मान लीजिए 5 ml आ रहा था इसको 6 ml कर दे, तो उसमें भी दिक्कत है कि यहाँ पे जो है कि मशीन्स और जो है कि ये जो पहले से बन चुके हैं प्रोडक्ट्स ऐसे, उसमें जो है कि चेंज लाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए अभी ये तुरंत ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जो है कि एक न्यूज़ में वर्ड चल रहा है सेसेसाइजेशन इकोनॉमी। तो वो जो है कि आप 2-3 चीज़ें यहाँ से रिफॉर्म में याद रख सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बता दी। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है कि हमारा है जो है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 की आई है। और ये किस दिन आई है, मीन्स ये 29 जून 2025 को रिलीज की गई थी। और ये 29 जून जो है कि क्या सेलिब्रेट होता है इस दिन, 29 जून को जो है स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। स्टैटिक डे जो कि इस बार का 19th स्टैटिक डे था। तो स्टैटिक डे अब याद रखेंगे 29 जून को होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और ये जो है कि अपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसने रिलीज की है रिपोर्ट। और इसमें जो है कि बताया क्या गया है कि डाटा स्नैप्स ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि हमारी इस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है। इसमें बताया गया है कि पॉवर्टी जो है कि सारे एज ग्रुप की, मीन्स ऑल एज ग्रुप लिविंग, मीन्स सारे एज ग्रुप के मेंबर्स का मतलब हो गया मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस एंड एल्डरली, मीन्स सारे एज ग्रुप के पीपल का मतलब हो गया ये सारे जो है कि इंक्लूड कर लिए जाएंगे। इसमें जो है कि सब इंक्लूड हो जाएंगे। उसमें जो है कि डिक्लाइन देखने को मिला है, हमें पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि 24.85% थी, अप्रॉक्स 25% थी 2015-16 में, वो रिड्यूस होके अप्रॉक्सीमेटली 15% हो गई है 2019 से 21 वाले डाटा में। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी सारे एज ग्रुप में डिक्लाइन हुई है। और फिर जो है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अब पहले तो जानिए मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मोर्टेलिटी रेट होता है मीन्स 1000 लाइव बर्थ मीन जो है कि 1000 जो है कि बर्थ हुए हैं उसमें से कितने बच्चे डेथ हो गए हैं, मीन जो है कि कितने बच्चों की डेथ हो गई है, वो होता है मोर्टेलिटी रेट। अब नियोनेटल का मतलब होता है आप जो है कि मोर्टेलिटी रेट नॉर्मल का है, तो वो जो है कि बच्चों के डेथ के मोर्टेलिटी रेट में, जैसे वो 5 ईयर क्राइटेरिया हो गया या 3 ईयर क्राइटेरिया होगा, तो इस हिसाब से होता है।
उसी हिसाब से नियोनेटल का क्राइटेरिया है, मीन्स जो भी बेबी बॉर्न हुआ है वो विद इन 28 डेज जो है कि अगर डाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो कि हमारे 2021 के में जो है कि 19 था। तो ये यहाँ पे डाटा मेंशन किया गया है। और फिर जो है कि नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर वर्कर इन दी एग्रीकल्चर, ये जो है कि इंक्रीज हुआ है दिस। तो ये इतने फैक्ट्स और डाटा हम याद नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ चीजें अप्रोक्सीमेटली याद रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये रिटेन करिएगा कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर वर्कर इन एग्रीकल्चर जो है कि इंक्रीज किया है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए तो वो ट्रू है, क्योंकि इतना फैक्चुअल डाटा हम रिटेन नहीं कर सकते अपने माइंड में। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे जो है कि कह रहा है कि शेयर ऑफ दी रिवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन दी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंक्रीज की है इतने परसेंट से। एंड जो है कि नेक्स्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंक्रीज हुआ है। पहले किस चीज का याद रखना है, देखिए दोनों चीज ले लीजिए, मीन्स ओवरऑल जो है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है कि ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है, प्लस अगर ये पूछ ले फीमेल टू मेल रेशियो तो ये भी इंक्रीज हुआ है। मीन जो है कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन जो है एज कंपेरिजन टू दी मेल जो है कि ज्यादा देखने को मिला है, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें ये फैक्ट याद रखिएगा जो कि हमारे इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल NIF फ्रेमवर्क जो है कि इसमें रिलीज की गई है। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको S&P शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। इसने जो है कि इंडिया को जो है कि इंडिया की सॉवरेन रेटिंग का मतलब होता है हमारी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, मीन जो है कि हम जो है कि किसी से डेप्ट ले रहे हैं तो उसको हमारी पे करने की क्रेडिबिलिटी कितनी है, मीन हम कितना क्रेडिबल है, उसकी रेटिंग हमारी जो है कि इंक्रीज करके BBB हो गई है। अब ये BBB क्या है तो पहले देख लेते हैं कि इसको देख लेते हैं। ये जो है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये असेसमेंट ऑफ द कंट्री है जो कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू दी रिपे इट्स डेब्ट, मींस हमने कहीं से डेप्ट लिया है तो उसको हमारी एबिलिटी और विलिंगनेस कितनी है हमारी उसको रिपे करने की। और ये उस इशू कौन करता है, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच, ये ऑर्गेनाइजेशन, तीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखिएगा, ये इसको इशू करती है। और यहाँ पे ग्रेड्स हैं। अब इसमें ग्रेड्स क्या क्या है, सबसे हाईएस्ट है AAA ग्रेड जो कि हाई क्वालिटी एंड लो रिस्क, फिर उसके बाद AA ग्रेड जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है, A ग्रेड जो स्ट्रॉन्ग बट सेंसिटिव है, BBB जो है कि लोवेस्ट है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और BBB माइनस। हम पहले यहाँ पे थे, मीन जो है कि पहले इंडिया इस ग्रेड पे था, अब अपग्रेड होके यहाँ पे आ गया है जो कि जस्ट अब स्पेक्युलेट से जो है कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आ गया है। एंड जो कि ये B+ और इन बिलो जो है कि हाई रिस्क पे रहता है। तो यही जो है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारी इंडिया की रेटिंग जो है कि BBB- से जो है कि BBB पे आ गई है, जो कि न्यू लॉन्ग टर्म जो है कि है, उसमें जो है कि हम लोग आउटलुक हमारा रिपेडेट करने का स्टेबल है। तो ये भी याद रखिएगा, BBB के साथ साथ हम लोग स्टेबल भी है कि हम लोग जो है कि उस डेप्ट को पे कर देंगे। और दूसरा जो है कि A3 जो है कि टीयर से जो है A2 टीयर में आ गया शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो BBB और शॉर्ट टर्म में जो है कि A2 पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये हमें यहाँ ब्रीफली याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है कि जो हमारे गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया हमारे जो है कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो है कि रिवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, मीन जो है कि एक्सपेंडिचर जो है कि ज्यादा हो जाए रिवेन्यू से तो वही जो है कि फिजिकल डेफिसिट कॉज कर देता है। वो जो है हमारा जो है कि 7.6% इन दी फाइनेंशियल ईयर टिल इतना रहेगा, और जिसको रिड्यूस करके हम लोग इतना कर देंगे, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट न्यूज है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है 2025-26 की। अब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-26 की ये बात किससे किससे करता है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, रेपो रेट हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, CRR हो गया, SLR हो गया, जो भी मतलब मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं, जो इन सब के बारे में बात करते हैं तो उससे स्टेटमेंट है। और ये किसके अंडर होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो है कि हमारे RBI एक्ट के जो है कि हमारे RBI के अंडर होती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। इसमें जो है कि RBI एक्ट जो है कि 1934 के अंडर जो है कि इसको फॉर्म किया गया था। और ये क्या करती है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, जो कि वाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ, मीन जो है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी कोई रोल होता है, ये तो यहीं पे किया जाता है। और इसे कंपोजिशन की बात करें जो है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें चेयरमैन होते हैं, RBI गवर्नर होंगे, और जो है कि RBI के डिप्टी गवर्नर जो है कि इंचार्ज ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी होंगे। और यहाँ पे नॉमिनेटेड बाय दी मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा बाय दी RBI बोर्ड। यहाँ पे जो है कि टोटल तीन मेंबर हो गए, और फिर 3 मेंबर जो है कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन जो है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेलेक्ट करके भेजे जाएंगे। तो टोटल 6 मेंबर हो गए। और यहाँ पे जो है कि हर मेंबर का जो है कि एक्सटर्नल मेंबर जो है कि 4 ईयर टर्म पे आते हैं। 4 ईयर टर्म, एक चीज याद रखनी है, जो भी एक्सटर्नल मेंबर आएंगे
उनका टर्म क्या है, 4 ईयर है इनका टर्म। और जो है कि कोरम कोरम की बात करें, मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए कोई भी मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए। कोरम है यहाँ पे 4 मेंबर का जो है कि प्रेजेंस लगेगा ही लगेगा, इतने मेंबर जो है कि हमें चाहिए ही चाहिए, हमें मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए। और यहाँ पे जो है कि मीटिंग में जो है कि कितने टाइम मिलनी चाहिए, ये जो है कि मिनिमम 4 टाइम्स इन अ ईयर जो है कि इसकी मीटिंग होनी चाहिए, मीन्स 4 बार तो मिनिमम इनको मिलना ही होगा। और यहाँ पे जो है कि बताया गया है रेपो रेट कितना रहेगा, 5.5%। और जो है कि जानते हैं कि रेपो रेट ये सब जो है कि डिजाइन किया गया है 4% पे, जो कि +-2% रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर एसडीएफ जो है कि 5.25%, और ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ये सब जो है 5.575% रहा है। तो ये आप रिटेन कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखी जाए तो नेक्स्ट न्यूज है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये क्या कर रहा है, ये एक्ट जो है कि अभी अमेंड कर देगा हमारे आरबीआई एक्ट 1934 को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, एसबीआई एक्ट 1955 को, एंड जो है कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट जो थे 1970 और 1980 को। ये जो है कि इतने 5 एक्ट को, ये जो है कि बैंकिंग एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इतने एक्ट को अमेंड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि बहुत लंबा चौड़ा डाटा लिखा है, तो यहाँ पे जो है कि मैंने कंसाइज कर दिया है, हम थोड़े प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बस जो है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है कि लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, कहाँ से, 5 लाख से 2 करोड़ तक। ये जो है कि याद रखिएगा कि जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट है वो जो है कि अब 2 करोड़ होगी, प्रीवियसली कितनी थी, 5 लाख थी। यहाँ पे जो है कि कोऑपरेटिव बैंक के जो भी डायरेक्टर होते थे उनके टेन्योर को इंक्रीज कर दिया गया है, जो प्रीवियसली 8 ईयर थी अब प्रेजेंटली जो है कि वो 10 ईयर्स हो गई है। मीन जो है कि कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का टेन्योर अब जो है कि 10 ईयर हो गया है, जो कि हमारे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने किया है। और यहाँ पे जो है कि कोई भी जो है कि आप जो है कि अपने अकाउंट में, मीन जो है कि कोई भी अपने अकाउंट में मैक्सिमम 4 नॉमिनीज को जो है कि अपॉइंट कर सकता है। और यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट जो है कि सबमिट होती है, जो अब वो फॉरनाइट बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, इन तीनों बेसिस पे जो है कि आरबीआई जो भी कोई भी रिपोर्ट कंडक्ट करती थी, जो भी इनकी रिपोर्ट्स रहती थी, बस आपको याद रखना है कि अब वो फॉरनाइट, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे होंगी। तो जो है कि हमने ये ब्रीफली देखी है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे जो है कि रिवीजन ऑफ द बेस ईयर आया है, जो कि हमारा जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन मेजर करने की दो तीन चीजें हैं, जो कि 2-3 चीजें हैं, पर हम इंडिया में 2 ही यूज होती हैं, जो कि क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो तीसरा पीपीआई है उस पर अभी वर्क चल रहा है, तो हम यही 2 मेजरली यूज करते हैं अपने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो है बात हो रही है रिवीजन ऑफ द बेस ईयर, मीन्स जो है कि बेस ईयर किसका जो है कि हम जो है कि चेंज कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का है, मीन्स एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के बेस ईयर को चेंज किया जा रहा है, जो कि अब हो जाएगा, प्रीवियसली था ओल्ड जो है कि 1986 से 1987 था, अभी जो है कि 2019 कर दिया जाएगा, जिसका बेसिस पॉइंट 100 होगा फॉर द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, मीन्स कैलेंडर ईयर, और दूसरा सुना होगा फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, मीन्स जनवरी से दिसंबर बात करें तो ये जो है कि हमारा कैलेंडर ईयर कहलाता है। मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये हमारा कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि हमने देख लिया। और जो है कि सीपीआई, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, एंड जो है कि ये रिलीज कौन करता है, लेबर ब्यूरो, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। इनको रिलीज कौन करता है, लेबर ब्यूरो। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तीनों डाटा कौन रिलीज करती है, लेबर ब्यूरो, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्राइस ऑफ द पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। यहाँ पे जो है कि पहले जानिए, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, ये जो है कि क्या गारंटी करता है कि सबके पास जो है कि हमारे नेशन की फूड सिक्योरिटी रहेगी, मीन सबके पास जो है कि अवेलेबल फूड रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड और सिक्योरिटी ऑफ द फूड की बात करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसी में जो है कि बात है, एनएफएसए एक्ट में ही बात है जो है कि ये हमारे पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये जो है कि 2 तरीके से किया जाता है। सॉरी, ये बार बार इधर से ये हो जा रहा है। तो एनएफएसए एक्ट जो है कि बात करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसमें जो है 2 तरीके से बात की जाती है। इसमें पहले तो जान लीजिए 2 मेन स्कीम है। एक है अंत्योदय अन्न योजना, सॉरी फॉर थोड़ा ये रॉन्ग प्रोनाउंस हो गया, अंत्योदय अन्न योजना, और जो है कि दूसरी है अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये 2 स्कीम हमें मेजर माइंड में रखनी है। और यहाँ पे ये 2 तरीके से किया जाता है, एक टारगेटेड पीडीएस होता है, एक
रिवैम्प्ड पीडीएस होता है, मीन जो है कि टारगेटेड पीडीएस करते हैं और रिवैम्प पीडीएस करते हैं। तो हमारा जो है कि इसी टारगेटेड पीडीएस के अंदर जो है कि प्राइस ऑफ दी जो है कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें जो है कि चेंज किया गया है। अब ये जो है कि एडमिसिबिलिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, ना कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी चीज होगी वो प्रियोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर को दी जाएगी, मतलब प्रियोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर मीन जो है कि हमारे जो अंत्योदय योजना है, अन्न योजना, इसके अंडर दी जाएगी। इसमें जो है कि बात की गई है जैसे 5 किलो राशन पर पर्सन और जो है कि 35 kg राशन पर हाउस होल्ड। तो ये इस बेसिस पे दी जाएगी जो कि प्रियोरिटी सेक्टर जो है कि है इस पे। और यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं उसमें जो है कि गवर्नमेंट और प्री डिटरमाइंड रेट पे जो है कि गवर्नमेंट जो है कि डिटरमाइन करती है कि इतने रेट पे चीजों को जो है कि दिया जाए, तो उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं वो। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एडिशनलिटी में और अवेलेबिलिटी में। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है कि हमारे अंत्योदय अन्न योजना के अंडर जो है कि टारगेटेड पीडीएस है, उसमें जो है कि प्रियोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर्स है, उनको जो है कि अब एडिशनलिटी के बेसिस पे दिया जाएगा, ना कि अब ये अवेलेबिलिटी जो है पहले जो होती थी ये जो है कि फेयर प्राइस शॉप्स होती थी उनमें जो है कि किया जाता था। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है कि डब्ल्यूपीआई मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये जो है कि कौन रिलीज करता है, ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मींस जो है कि ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, जो है कि ये रिलीज करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसका बेस ईयर है वो है 2011-12, ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे सीपीआई जो है कि हमने आरएल, रूरल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर, ये तीनों बात कर ली है। जो कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है हमारा लेबर ब्यूरो इसको रिलीज करता है, ठीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है। और यहाँ पे सीपीआई जो है कि रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इसको कौन रिलीज करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको रिलीज करती है। तो ये आप ब्रीफली ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो है 2023-24 की आई है। ये जो है कि किसने रिलीज की है, ये नीति आयोग ने रिलीज की है इन दी कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कि यूएनडीपी ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है। और नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, इन्होंने अचीव किया है फ्रंट रनर स्टेटस जो है कि अचीव किया, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेंट और अचीवर स्टेज में नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि बस ब्रीफली हमें याद रखना है कि जो है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो है कि मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, इन्होंने अचीव कर लिया फ्रंट रनर स्टेटस। अब कोई भी यहाँ की इन चारों स्टेट की डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेंट और अचीवर स्टेज में नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि ब्रीफली हमें ये ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट न्यूज को देखा जाए, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रिकॉर्ड जो है कि हुआ है जीएसटी कलेक्शन जो है कि ड्यूरिंग, रिकॉर्ड जो है कि ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ड्यूरिंग दी 24-25। तो जो है कि जीएसटी ने हमारे जो है कि कितने जीएसटी का कलेक्शन जो है कि जीएसटी ने 8 ईयर कंप्लीट कर लिया, जो कि लॉन्च हुई थी 2017 में। और जो है कि ये रिपोर्ट जो है कि ड्यूलाइट रिपोर्ट जो है कि जीएसटी एट द रेट 8 के नाम से जो आई है, इसमें जो है कि मेजरली ये आपको याद रखना है, बस ये याद रखना है कि जीएसटी लॉन्च हुई थी 2017 में, 8 साल हो गए हैं। और ये रिपोर्ट जो है कि ड्यूलाइट रिपोर्ट जीएसटी एट से आई है। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है, स्टेट्स मतलब स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स जो है कि निकाला गया है, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इसको। इसका एम क्या है, बस इसका एम है कि एंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम बाय एवरी सिटीजन इन द इंडिया। मीन जो है कि हमारे फार्मेसी को जो है कि रिफॉर्म और उसकी क्वालिटी में बात की गई है श्रेष्ठ में। श्रेष्ठ क्या है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स है। तो बस यहाँ पे ये ब्रीफली याद रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द एनुअल बजट, जो है कि एनुअल जीडीपी जो कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2024-25 का है। तो यहाँ पे हम ब्रीफली एक चीज जान लेते हैं। देखिए बजट में ना, अभी तो नीचे जाके हम अपने बजट के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये प्रोविजनल जो है कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स आ गया है, तो इसको जो है कि हम ब्रीफली जान लेते हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट्स बजट में देखिए 3 तरह के एस्टिमेट होते हैं। या इसको देखिए पहले एक चीज, तो इसको कहीं कहीं एक्चुअल भी लिखा रहता है, मीन्स प्रोविजनल एक्चुअल्स या प्रोविजनल एस्टिमेट, तो एक ही चीज होगी। तो बजट में देखिए 3 तरह के एस्टिमेट होते हैं। 3 तरह के एस्टिमेट कैसे हो गए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो होता है, सुना होगा आपने, बजट एस्टिमेट। एक होता है बजट एस्टिमेट, एक सुना होगा आपने रिवाइज एस्टिमेट,
और एक होता है प्रोविजनल प्रोविजनल एक्चुअल्स। मीन जो है कि अभी देखिए ये जो करंट ईयर है हमारा 25-26, इसका बजट जो है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2025 को पेश किया था, जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। तो इसमें जो है कि यहाँ पे बताया जाएगा कि हमारे जो ये फिजिकल ईयर है, फिजिकल ईयर करंट फिजिकल ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो भी होगी, इसके जो है कि एस्टिमेट्स बता दिए गए हैं कि ये होगा। मीन जो है कि हमारे करंट ईयर में जो भी सारे खर्चे होंगे वो हमारे बजट एस्टिमेट्स में आते हैं। अब जो है कि रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, ये साल के बीच में मीन्स मिड ईयर में जो है कि इसी बजट में जो भी रिवीजन करना हो, मीन जो है कहीं जो है कि कोई एक्सपेंस जो है कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको जो है कि रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। और प्रोविजनल जो है कि प्रोविजनल एक्चुअल्स मीन जो है कि प्रोविजनल एक्चुअल ये जो है कि प्रीवियस प्रीवियस ईयर के जो है कि सॉरी प्रीवियस ईयर के जो है कि ये एक्चुअल डाटा देते हैं। मीन प्रीवियस ईयर में जो जो एक्चुअली जितने एक्सपेंस हुए हैं वो हमारा प्रोविजनल एस्टिमेट्स में रहता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और ये रिलीज कौन करता है, एनएसओ रिलीज करता है, जो कि हमारा नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ दी स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आया है। और ये एनएसओ जो है कि पहले जो है कि एनएसओ नहीं था, हमारे पास था एनएसएसओ, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, और प्लस सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में नेशनल सर्वे ऑफिस बना दिया गया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ दी स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि प्रोविजनल एस्टिमेट जो है कि एक्चुअल जो है कि एनुअल जीडीपी का क्या है। और यहाँ पे Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के भी डाटा को बताया गया है, दोनों ही कांस्टेंट और जो है कि करंट प्राइजेस पे। कांस्टेंट प्राइस जो है कि हमारे बेस ईयर में बताया जाता है, और करंट प्राइस मीन जो है कि उससे प्रीवियस ईयर में जो है कि 2023-24 में जो भी रहा होगा, मीन सॉरी 24-25 में जो डाटा करंट प्राइस रहा होगा, दोनों से कंपेयर करके इस डाटा को रिलीज किया गया है। और यहाँ पे जो है कि रिपोर्ट में और क्या बताया गया है, नॉमिनल जीडीपी जो है कि हमारे जो है कि किस पे रहती है, करंट प्राइजेस पे रहती है, जो कि 9.8% ग्रोथ की है फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 में। और Q4 की जो है कि कितने से रिलीज की है, 10.8 में। और जो है कि रियल जीडीपी रही है जो बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है वो हुई है 7.4%। तो यहाँ पे आप ये ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखी जाए तो नेक्स्ट न्यूज नहीं, ये जो है कि 2 वर्ड्स है, तो मैंने सोचा था इसको भी ब्रीफली यहाँ पे जो है कि इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि हम एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आती है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आते हैं, उसमें जो है कि एक वर्ड है PFCE, मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो भी कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड मीन जो है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड कितना अपने ऊपर प्राइवेटली खर्चा कर रहा है, प्राइवेट खर्चा कर रहा है ऑन हिज फूड, एजुकेशन, हेल्थ। और इनमें जो है कि सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होती है, मीन्स इसमें जो है नो सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं, तो उसको जो है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एंड जो है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, मीन्स जो है कि गवर्नमेंट ने जो भी कैपिटल फॉर्मेशन किया है, मीन्स गवर्नमेंट ने तो जो भी कैपिटल फॉर्मेशन किया है, कैपिटल फॉर्मेशन ये जो है कि विदाउट क्या रहेगा, विदाउट सब्सिडीज एंड जो है कि रिडक्शन रहेगा, मीन्स इसमें कोई भी सब्सिडीज और रिडक्शन को कैलकुलेट ना किया जाए, तो जो है कि ये हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये 2 चीज आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडिया के जो है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो है इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें जो है कि इंक्रीज इन वेलफेयर एफिशिएंसी देखी गई है। ये रिपोर्ट आई है, जो कि ये असेसमेंट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये रिलीज होता है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है, ये किसने जो है कि वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स, जो कि यहाँ पे है रिपोर्ट ऑन दी वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है, ये करता है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, इसको रिलीज करता है, जो कि हमारे इंडिया की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चल रहा है, जिसमें जो है कि जैम ट्रिनिटी की बात की जाती है, जैम ट्रिनिटी की। अब ये जैम ट्रिनिटी क्या है, इसमें जो है कि जन धन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल नंबर, ये 3 इसके मेन कंपोनेंट है, जिससे जो है कि हम जो है कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही डायरेक्ट कोई भी जो है कि स्कीम या कोई भी वेलफेयर स्कीम या कोई भी प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट जो है कि सब्सिडाइज कर रही है, या कोई मनी ट्रांसफर है, वो सीधे जो है कि बेनिफिशियरी के जो है कि अकाउंट में जाएगा, जिसके ये 3 कंपोनेंट है, आप ये याद रख सकते हैं। इसी में जो है कि बताया गया कि वेलफेयर की इफिशिएंसी जो है इंडेक्स हुई है, वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स जो है कि बढ़ गई है, जो है मेजर कंपोनेंट जैम ट्रिनिटी की वजह से। और रिलीज कौन करता है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। तो ये आपको बस याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखा जाए तो नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 की जो है कि ड्राफ्ट हो गई है। और ये जैसे कि जानते हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने इसमें एक वर्ड कहा था, सहकार से समृद्धि। ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि इन्होंने कोट किया था फॉर द नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी में। ये जो है कि 48 मेंबर कमेटी जो है कि बाय
सुरेश प्रभु और जो है कि जिन्होंने चेयर बाय हुई थी 48 मेंबर कमेटी, सुरेश प्रभु इसके चेयरमैन। और जो है कि ये पॉलिसी उन्होंने ड्राफ्ट की है, जिसमें ये बताया कि 2034 तक मीन 2034 तक जो है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का 3 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारे करंट जीडीपी पे है उसमें जो है कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स मोर कर देंगे। और कोऑपरेटिव सेक्टर होता क्या है, जैसे जो भी डेयरी हो गई या डेयरी रिलेटेड फार्मिंग हो गई या पोल्ट्री हो गई या कोई भी कोऑपरेटिव रिलेटेड चीजें, इन सेक्टर को हमें इंक्रीज करना है, मीन्स इंक्रीज करना है 3 टाइम्स। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं ब्रीफली। फिर नेक्स्ट न्यूज है न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया। ये जो है कि हमारे नेशनल सैंपल ऑफिस जो है कि इसने जो है कि रिलीज की है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, सॉरी, यहाँ पे जो है कि रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसने डाइटरी इंटेक न्यूट्रिशन इंटेक इंडिया जो है कि बताया है इस रिपोर्ट में। यहाँ पे जो है कि देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें मेनली बात की गई है, जैसे इंक्रीज इन मीट प्रोडक्ट मीन्स एग्स, फिश, एंड जो है कि इसमें जो है कि इंक्रीज देखने को मिला है। एंड डिक्रीज इन सीरियल प्रोडक्ट्स मिला है, मीन जो है कि दाल वाल हो गए, मीन जो है कि इनकम इंक्रीज को देखने के मिला है। जो हमारे हमारे प्रोटीन इंटेक है ना, कैलोरीज, इन सब पे जो है कि बात की गई है कि अर्बन और रूरल एरिया में जो है कि जितनी कैलोरीज ली जाती हैं उनको जो है कि इस पे जो है कि ब्रीफली बात की गई है। तो यही इस रिपोर्ट में यही है जो कि रिलीज किसने किया है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने। तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। फिर जो कि नेक्स्ट देखा जाए, अब हमने जो है कि फिजिकल एंड मॉनेटरी से रिलेटेड और कुछ अदर न्यूज थी वो कवर कर ली है। अब थोड़ा एग्रीकल्चर है, इसके एलाइड सेक्टर पे बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। यहाँ पे जो है कि बहुत ब्रीफली मैंने कंसाइज नोट्स लगा रखे हैं, इसको जो है कि पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ के अपना काम की चीजें आगे देखेंगे। यहाँ पे जो कि इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस का इंडिया जो है कि क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस है, जो कि नीति आयोग के स्ट्रेटेजिक पाथवे टू दी एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द पल्सेस टुवर्ड द गोल ऑफ द सेल्फ रिलायंस, इसमें जो है कि बात की गई है इस रिपोर्ट में। ठीक, तो ये याद रखेंगे, ये रिपोर्ट जो है कि नीति आयोग ने रिलीज की है, जो कि हमारा एक थिंक टैंक है जिसने हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। जो कि यूनियन बजट जो है कि 2025-26 में भी बात हुई है, किसमें, सेल्फ रिलायंस मिशन इन दी पल्सेस, इसमें बात की गई है, जो कि 6 ईयर के इनिशिएटिव में है, मीन 6 ईयर इनिशिएटिव, जो कि फोकस किस पे करेगा, अरहर दाल, जो कि हमारी जो है कि येलो दाल होती है सबकी फेवरेट, तो उसके ऊपर अरहर दाल, ब्लैक ग्राम एंड लिंटिन, इस पे जो है कि बात करेगा। इस पे जो है कि 6 ईयर का जो है कि इनिशिएटिव है इन सब जो है कि सीरियल्स पल्सेस पे। और इनके प्रोडक्शन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये जो है कि 55% ऑफ दी पल्सेस जो है कि प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉप 3 स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 55%। और बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 11.8 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12% के लगभग जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें जो है कि इतना याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि है स्टैटिक रिपोर्ट ऑन दी वैल्यू आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मीन्स इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मीन्स हमारे एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो है कि कुछ भी वीट, राइस एंड इनके प्रोडक्शन में, और एलाइड सेक्टर का मतलब हो गया जो भी हम करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या फिशिंग फार्मिंग हो गई या एक्वाकल्चर हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी सेक्टर है, डेयरी हो गया मीन्स मिल्क इंडस्ट्रीज हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई गई है, जो हमारे एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की है। यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखी जाए तो नेक्स्ट न्यूज में हमें क्या याद रखना है, बस ये जो राइस की वैरायटी है इनको जो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, जीनोम एडिटिंग हुई है 2 राइस की, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर ने जो है कि इसको रिलीज किया है। यहाँ पे देखिए जो राइस है वो है DRR राइस 100, जो कि कमला है, इसका नाम याद क्या कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, देखिए DRR राइस 100 जो कि कमला, जो कि हमारे ICR मीन्स इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, IIR मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है। ये जो है कि ये याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द राइस रिसर्च, ये कहाँ है, हैदराबाद में। यहाँ पे जो है कि 2-3 चीजें याद रखनी। इसकी पेरेंट वैरायटी कौन सी थी, पेरेंट वैरायटी थी संबा मसूरी, पेरेंट वैरायटी थी। यहाँ पे जीन कौन सा जो है कि मॉडिफाई हुआ है, तो साइटोकिनिन ऑक्सीडेज सेकंड जो हुआ है, जिसको CKX2 लिखते हैं, या जो है कि GN1A, ये जो है कि इससे जो है कि कोनेट किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, जीन साइटोसाइनिन ऑक्सीडेज 2, सांबा मसूरी वैरायटी इसकी पेरेंट वैरायटी थी, और हमारे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है कि इसको रिलीज किया है, जो हैदराबाद में है। और दूसरी वैरायटी है पूसा DST राइस 1, है ना, ठीक, जो है कि जिसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया इसको न्यू दिल्ली में जो है। और यहाँ पे जो है कि पेरेंट वैरायटी कौन थी, MTU1010 इसकी पेरेंट वैरायटी थी। जीन जिसको मॉडिफाई किया है वो DST जीन है। तो यहाँ पे बस इतना ही हमें याद रखना है।
और जो है कि अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ न्यूज़ में यहाँ पे जो है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी मैंने उसमें हाईलाइटेड पोर्शन कर दिया है। इसको जो है कि हाईलाइटेड पोर्शन को हमें रिटेन रखना है। तो यहाँ पे देखिए एफडीआई मीन जो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा एफडीआई, और दूसरा सुना होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो है कि बेसिक डिफरेंस जान लीजिए, जो 10% मोर जो है कि इन्वेस्ट करते हैं वो एफडीआई में आ जाता है, और जो 10% लेस होते हैं मीन जो भी जितना इन्वेस्टमेंट का 10% मोर रहेगा वो एफडीआई होगा, एंड 10% से लेस होगा तो वो एफपीआई में आएगा। ठीक, तो ये जो है कि बेसिकली याद रखना है। और यहाँ पे देखा गया है कि जो सर्विस सेक्टर है वो जो है कि टॉप रिसिपिएंट ऑफ द एफडीआई इक्विटी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-5 में जो है कि ये हुआ है। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है कि अकाउंट करता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ दी एफडीआई, फिर फॉलोड बाय द कर्नाटका एंड दिल्ली। तो ये चीज हमें ये बस याद रखनी है। और इनमें से जो है कि सोर्स कंट्रीज देखी जाए मीन्स कहाँ से आया है, तो सोर्स कंट्री में सबसे पहले प्लेस पे है जो कि सबसे ज्यादा सिंगापुर, देन मॉरिशस, देन यूनाइटेड स्टेट्स में सोर्स कंट्रीज को देखा जाए तो ये सोर्स कंट्रीज है। यहाँ पे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और फिर जो है कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है, जो कि एनुअल रिपोर्ट जो है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आई है, जो कि सेक्शन 53(2) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में रहता है। यहाँ पे आरबीआई के बैलेंस शीट और ये सब की बात की गई है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कैश टू जीडीपी रेशियो। कैश टू जीडीपी रेशियो जो है कि कितना हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। मीन जो है कि जीडीपी में कैश डिक्लाइन हो गया, क्योंकि हमारे जो है कि इकोनॉमी जो है अब जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। मीन जो है कि कैश वाले काम कम होते हैं, डिजिटली लोग जैसे फोन पे इन सबसे ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है कि यही है, कैश टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन कर गया है 11.2% से, जो कि हमने देखने को क्या मिला है, इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन, और जो है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के यूसेज को भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये जो है कि याद रखेंगे आप ब्रीफली। देन नेक्स्ट है कि इसमें एक बात याद रख सकते हैं, ये आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है इन्फ्लेशन को टू रिमेन बिलो दी 4%, जो कि हमारा टारगेट कितना है, ±2% से। और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जो कि कहाँ पे बनाई जा रही है, ये याद रखेंगे, मानेसर हरियाणा। हरियाणा के मानेसर में जो है कि इसको बनाया जा रहा है, जो कि कौन सी, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन जो है कि रेलवे और माइटी मिनिस्ट्री जो है कि इसको जो है कि लॉन्च करेगी, कहाँ पे, मानेसर हरियाणा में। फिर इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि जो है कि कुछ जो है कि नए न्यू 5 नेशनल सेंटर फॉर दी एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, इसको जो है कि रिलीज किया गया है, जिसमें बात की गई कि नेशनल सेंटर फॉर दी एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जो कि 5 जो है कि प्रपोज किए गए हैं हमारे जो है कि स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, तो आप इसको ब्रीफली एक बार देख सकते हैं। फिर आइए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात की गई है रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ दी माइनिंग 2024-25 की। इसमें जो है कि बस ये याद रखिए कि ये डाटा रिलीज कौन करता है, माइनिंग से रिलेटेड, तो माइनिंग की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको जो है कि रिलीज किया है। और यहाँ पे इंडिया जो है कि होल्ड करता है 4th पोजीशन ग्लोबली इन दी आयरन ओर प्रोडक्शन। यहाँ पे आयरन नहीं, आयरन ओर प्रोडक्शन की बात की गई है। इंडिया जो है कि 4th पोजीशन पे है आयरन ओर प्रोडक्शन में। 2nd पोजीशन है एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है सेकंड, और टॉप 10 प्रोड्यूसर इन द रिफाइंड कॉपर मीन जो है कि टॉप 10 प्रोड्यूसर है रिफाइंड कॉपर में। और फोर्थ है लार्जेस्ट आयरन ओर, जो कि ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। बस यही डाटा आपको याद रखना है। और इसमें जो है कि अगर पढ़ना चाहें, क्योंकि देखिए बहुत सारे डाटा जो है कि हम माइंड में रिटेन नहीं रख सकते हैं, तो इसको आप एज ए होमवर्क अगर रिटेन कर सकते हैं, तो इतना सारा डाटा है, आप इसको भी एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रेजोल्यूशन जो है कि 2024 का अचीवमेंट आया है, जो कि इसको याद रखेंगे, ये कौन रिलीज करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जो है कि MNRE जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको रिलीज करती है। इसमें जो है कि सोलर पावर, और इसमें जो है कि बात की गई है रूफ टॉप सोलर, जो है कि मीन्स छत पे जो है कि सोलर पैनल लगाने की। ये जो है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से इसमें रहे हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में रहे हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ये जो है कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग 71% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। मीन्स अभी जितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुई है उसमें टॉप परफॉर्मर है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ये जो है कि 71% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्कीम का याद नाम रखेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो है कि इसमें जो है कि 7 लाख जो है कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन लग गए हैं। तो ये याद रखना है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट बात की जाए, तो यहाँ पे जो है कि लीडिंग स्टेट में जो है कि आप देख सकते हैं, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो कि 98% ऑफ द न्यू इंस्टॉलेशन ये जो है कि लीडिंग स्टेट में है। वो कंट्रीब्यूशन स्टेट था, ये लीडिंग स्टेट है, मीन्स अभी इस साल जो है कि लीड कौन किए हैं। तो फिर इसमें नेक्स्ट चीज याद रख सकते हैं, ये क्वालिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो है कि डेवलप किसने किया है, आरबीआई ने किया है। तो यहाँ पे यही चीज याद रखनी है, जिससे कुछ इंडिकेटर्स है
वो इतने नहीं है, बस ये पूछ ले कि क्वालिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स पब्लिक ने कितनी क्वालिटी से एक्सपेंड किया है, तो वो जो है कि आरबीआई रिलीज करता है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो है कि ग्लोबल एग्रीमेंट, पेंडेमिक एग्रीमेंट है। जैसे पेंडेमिक अभी हमारे कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड में तहस नहस कर दिया था, तो जो है कि पूरे वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट डब्ल्यूएचओ का एक ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि कहाँ हेल्ड किया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुआ है, जिसका थीम रखा गया है वन वर्ड फॉर हेल्थ। वन वर्ड फॉर हेल्थ इसका थीम है, और ये जो है कि 78th मीटिंग है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। तो ये याद रखना है इसका कहाँ पे हुआ है और उसका थीम क्या है। तो इससे ज्यादा कुछ इसमें हम याद नहीं रख सकते हैं। इसी के साथ जो है कि कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स है, न्यूज इन शॉर्ट्स इसको ब्रीफली देख लिया जाए। तो ये यहाँ पे जो है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है कि इसने जो है कि विंस डिजिटल पेमेंट अवार्ड, मीन्स इंडियन पोस्ट बैंक ने कौन सा अवार्ड जीता है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड। तो ये है कि इंडियन पोस्ट बैंक जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस का ही मीन्स पोस्टल बैंक होते हैं, उसको जो है कि डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको जो है कि पब्लिश करती है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं हमारे इंडियन पोस्ट बैंक ने फर्स्ट पोजीशन अमंग दी ऑल पेमेंट बैंक्स में लाई है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन है ऑल दी पेमेंट बैंक्स। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखिए, तो नेक्स्ट न्यूज है जो इंडियन जो कि इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो जो है कि इंडिया के फर्स्ट ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी बन गई है। जैसे जो हम पढ़ते हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या जो है कि ये, तो इसमें जो है कि फर्स्ट पोजीशन लाई है इरडा। तो ये आपको याद रखना है बस। यहाँ पे जो है कि याद रख सकते हैं रिसीव दी एक्सीलेंट रेटिंग फॉर दी फोर्थ ईयर इन रो, चौथी बार लगातार जो है कि ये जीती है। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि डिजिटल इनिशिएटिव फॉर दी स्ट्रीमलाइन पीडीएस, मीन जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इनिशिएटिव लिए। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, डिपोर्ट दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता ग्रीवेंस रिडेशन मैकेनिज्म। मीन जो कि पीडीएस में किसी को भी कोई दिक्कत है तो ये 3 पोर्टल जो है बनाए गए हैं फॉर दी पब्लिक कन्वीनियंस। तो ये आपको याद रखने हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखी जाए तो वो है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे जो है कि आईईए मींस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो है कि ये रिपोर्ट निकाली है। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है आपको, जो कि इसका 10th एडिशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट रिपोर्ट है रिवाइज शक्ति पॉलिसी। अब ये शक्ति पॉलिसी जो है क्या है, ये स्कीम फॉर दी हार्नेसिंग एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। मीन जो है कि शक्ति पॉलिसी ये रिलेट करती है कोल इंडस्ट्री से। तो उसी में जो है कि नया रिवाइज एस्टिमेट आया है, जो कि हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर ने इसको किया है, शक्ति पॉलिसी को रिवाइज। तो ये आपको याद रखना है बस। फिर इसी के साथ नेक्स्ट देखी जाए तो ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, सॉवरेन रेटिंग इंडिया की क्रेडिट हो गई है BBB से, जो कि पहले BBB डैश थी। तो जो है कि ये याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंडिया, जो है कि इंडिया इन इनकम इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बताया गया है जो इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट है वो स्टैंड कर रहा है 25.5 पे, जो कि मेकिंग इट दी फोर्थ मोस्ट एग्लिटरियन कंट्री इन दी वर्ल्ड आफ्टर दी स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। जो है कि हमारी इनकम इनक्वालिटी में हम 4th नंबर पे हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं इंडिया स्कोर मॉडरेटली लो इज मच लोअर देन दी चाइना, फार लोअर देन दी यूनाइटेड स्टेट। जो है कि यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी की बात करते हैं, जैसा कि आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखी जाए, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड न्यूज में है, इसमें हमें बस ये याद रखना है कि इसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये हेडक्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना। इसी तरीके से जो हमारा टी बोर्ड है इसका कहाँ पे है, इसका जो है कि कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और जो है कि हमारा कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड इसका कहाँ पे है, इसका जो है कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। तो ये आपको रिटेन रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि ये ऐसे जो है कि नेशनल बोर्ड्स बने हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है कि इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है LIC बीमा शक्ति योजना है। LIC बीमा शक्ति योजना किस लिए है, टू एम्पावर द वुमेन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। मींस वुमेन्स को एम्पावर करके फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की बात किसमें की गई है, शक्ति बीमा योजना में। और यहाँ पे रिवीजन ऑफ द इंडियन GDP बेस ईयर की बात हुई है। मींस जो है कि हमारा अभी जो है कि जानते हैं GDP का बेस ईयर जो है कि 2011-12 है, इसको जो है कि रिवाइज करके जो है कि बात की जा रही है कि इसको 2022-23 कर दिया जाएगा, 22 और 23 कर दिया जाएगा, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 2026 से। मीन जो है कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा तब से जो है कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो 22-23 बेस ईयर पे की जाएगी। तो ये अभी प्रपोजल है, देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं, ये हमें बाद में पढ़ना होगा। बस आप ये याद रखिएगा रिवाइज कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 22-23 को रिवीजन में बात की जा रही है, जो कि 2026 में स्टार्ट होगा। फिर नेविडिया ने जो है कि सरपास कर दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ एप्पल, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं।
तो आइए इसी के साथ हम जो है कि अब मेन टॉपिक पढ़ते हैं अपना आज के डिस्कशन का, जो है कि एक और मेन टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का आप कहीं ना कहीं से तो इसको पढ़ चुके होंगे, पर हम इसको यहाँ पे ब्रीफली जो है कि कुछ जो है कि इसके फैक्ट्स और कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। तो हम जो है कि जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये पहली बात तो जानिए कि क्या है। ये एक जो है कि डॉक्यूमेंट है। इट इज द डॉक्यूमेंट जो हमें बताता क्या है, जो हमें जो हमारा ईयर चला गया है उसकी पॉलिसी एनालिसिस, मीन जो है कि उसकी पॉलिसी एनालिसिस है प्रीवियस ईयर की पॉलिसी एनालिसिस, और उसकी डिटेल हमारे इकोनॉमी के ट्रेंड्स को बताता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बताता है। एंड जो है एंड अपकमिंग ईयर की पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है, मींस पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो है कि मेन पर्पस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि पॉलिसी एनालिसिस जो देता है प्रीवियस ईयर जो कि हमारा हो चुका है, और अपकमिंग ईयर जो आएगा उसकी पॉलिसी रिकमेंडेशन को देता है। जो है अभी इस साल का जो है कि 2024-25 का हमारा जो है कब आ गया था, 31 जनवरी 2025 को जो है कि ये रिलीज हो गया था, जो कि हमारे बजट से एक दिन वन डे बिफोर दी बजट जो है कि इसको पब्लिश किया जाता है। और इसमें जो है कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, विच कंसिस्ट ऑफ 12 to 13 चैप्टर्स में 12 से 13 चैप्टर ईयर वाइज डिपेंड करते हैं, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए क्या बात करता है, ये आपके जो है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड की चैलेंजेस की बात करता है, की चैलेंजेस की। और पार्ट बी क्या बात करता है, ये जो है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्टर्स, मीन रिलेटेड सेक्टर जो है कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनके जितने भी स्टैटिक डाटा होते हैं, मीन जो है कि न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिकल डाटा, उसके बारे में पार्ट बी बात करता है, जिसमें टोटल जो है कि पार्ट ए और बी को मिला के 12 से 13 चैप्टर्स होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है हमें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है कि प्रेजेंट हुआ था 1950 टू 1951 एज ए पार्ट ऑफ द बजट, मीन जो है कि पहले जो है कि 1950 से 51 जो है कि ये जो है कि एज ए पार्ट ऑफ द बजट मतलब रिलीज किया जाता था। फिर फ्रॉम दी सिंस 1964 से ये जो है कि एक अलोन डॉक्यूमेंट, मीन जो है कि इसको अलग से पब्लिश करने जाने लगा। फ्रॉम 1964 जो है कि ये अलग से डाटा पेश किया जाता है। तो ये आप इसके बारे में बेसिकली याद रखेंगे। और जो कि हमारा इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो कि मैंने बता दिया 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ था, जो कि एक दिन बजट से पहले होता है। और बजट किस दिन रिलीज होता है, वो है इसके एक दिन बाद, जो कि 1 Feb 2025 को रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो कि ग्रो कितने पे कर रही है, इसमें बताया कि 3.3% 2023 में थी। और प्रोजेक्शन है IMF का, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने प्रोजेक्ट किया है इंडिकेटिव ग्रोथ है 3.2 इन दी 24 एंड 3.3 इन दी 2025। तो याद रखेंगे। और जो है कि इंडिया जो है एक्सपेक्टेड है ग्रो करने के लिए कितना, 6.4% पे, ठीक। और ये जो है कि एग्रीकल्चर का डाटा है, जो है कि पोस्टेड है 3.8%। इंडस्ट्री सर्विसेज जो कि हमारे पार्ट बी में इन सब की बात होती है, तो इनके कुछ डाटा है। ये जो है कि ब्रीफली जो है कि आप इस बार समराइज कर सकते हैं, अगर रिटेन हो तो इसको रिटेन भी कर सकते हैं अपने माइंड में। फिर यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हम जैसे जानते हैं, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है, एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब इस करंट अकाउंट में हमारे जो है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक विजिबल, एक होता है इनविजिबल कंपोनेंट। ये जो है कि दो कंपोनेंट्स हैं जो कि बात करते हैं किसके किसी। विजिबल मतलब टेंजिबल एसेट्स हो गए, जिसमें जो है कि जो चीजें दिखे, जैसे गुड्स हो गए, कैपिटल्स हो गए। गुड्स जैसे मतलब कार, लग्जरी कार, ये सब जो है कि ये विजुअल में आते हैं। इनविजिबल की बात करें जो नहीं दिखता है, जैसे सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, या जो है कि रिमिटेंसेज, ये सब आ गए। तो ये जो है कि गिफ्ट्स हो गए, ये सब जो है कि इनविजिबल में आते हैं। और कैपिटल में जो है कि आपका FDI हो गया, FDI, या जो है कि सोर्स अकाउंट ऑफ द बैंक अकाउंट NRIs के हो गए। ये सब जो है कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन एक बार जो है कि ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है कि ये कैपिटल में आते हैं और करंट में आते हैं। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यही की बात करता है, क्योंकि ये तो जो है कि पॉजिटिव रहता है और ये जो है कि नेगेटिव हो जाता है, मीन जो है कि ये डेफिसिट में रहता है और ये जो है कि सरप्लस में रहता है हमेशा रिमिटेंसेज। और ओवरऑल देखें तो इसका जो है कि विजुअल वाले का जो है कि डेफिसिट में रहता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कि इसी की बात करता है। यहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफली बता दिया है। कभी जो है कि इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल्स में जो है कि इसको जो है कि समझ लेंगे। तो आप बस करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कि जान लीजिएगा, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट है, जहाँ पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, जो है कि 1.2% ऑफ द GDP है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है।
तो फिर जो है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा जाए, इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइक इन प्राइसेस मीन जो है कि प्राइस हाइक में जो भी रहते हैं उसमें बात की गई है। इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन 4.9% है, फूड इन्फ्लेशन जो है कि 8.4, और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन में जो है कि एक्सक्लूड कर दें इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को, तो हमारा वो जो है कि कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे इसी तरह से ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात है ना, CAR कितना होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो जो है कि अभी जो है कि फॉर्म रिड्यूस कर दिया गया है 4.5% से 4%। अभी हमारा करंट CRR 4% चल रहा है कैश रिजर्व रेशियो, तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसी तरह से जो है कि हमारे सेक्टरल क्रेडिट की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है कि आप इसको ब्रीफली देख सकते हैं। फिर ग्रॉस NPA, फिर नेट NNP, ये सब जो है कि ग्रॉस NPA जो है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जो है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये क्या होते हैं, ये जो है कि हमारे बैंक से कोई भी लोन लेता है और वो डिफॉल्टर मीन्स लोन लेने पे या जो है कि क्रेडिट लेने पे कोई जो है कि डिफॉल्ट कर जाते हैं, मीन्स जो है कि टाइमली पे नहीं करते हैं, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। और ग्रॉस का मतलब हो गया मीन्स जो है कि ग्रॉस NPA रेशियो, मीन्स जो है कि बैंक के साथ जितने भी कोलेटरल है उसको बिना डिटेक्ट किए, मीन्स जो है कि उनके कोलेटरल को बिना डिटेक्ट किए कि बैंक के पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, तो वो ग्रॉस NPA होता है, जो कि डिक्लाइन टू 2.6% हो गया है, लोवेस्ट इन दी 12 ईयर्स, तो ये गुड इंडिकेटर है। फिर नेट NPA हो गया, मीन जो है कि नेट NPA का मतलब हो गया जो भी कोलेटरल है इन सबको माइनस कर दिया जाए, तो वो जो होता है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं रेशियो, तो वो 0.6% ड्रॉप कर गया है। फिर कैपिटल टू द रिस्क अवेटेड रेशियो, अब ये क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क अवेटेड रेशियो मीन जो है कि कोई भी लोन दिया गया है तो उसका अगर रिस्क है तो बैंक के पास इतना कैपिटल है कि नहीं जिससे वो रिकवर कर सके, तो ये जो है कि कैपिटल टू रिस्क अवेटेड रेशियो है, जो कि इंप्रूव हो गया है 16.7% पे। फिर जो है कि RBI की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आई है जो कि इंप्रूव हुई है, तो ये याद रखना है। फिर कंज्यूमर क्रेडिट, बैंक क्रेडिट शेयर, और ये जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप ब्रीफली एक बार देख सकते हैं। क्योंकि ये रिवीजन सेशन है इसलिए जो है कि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, और यहाँ पे हम जो है कि रिवीजन में जो है कि ज़्यादा फैक्ट्स ये रिटेन करेंगे पेपर से पहले, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, तो यह यहाँ पे थोड़ा स्किप किया जा रहा है। तो आप जो है कि इसको ब्रीफली देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये 2-4 बातें जो है कि मैंने बताई, इसको आपको रिटेन रखना है अच्छे से। तो इसी के साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यूनियन बजट 2025-26। अब मुझे पता है कि ये भी आप कहीं ना कहीं से यूनियन बजट को जो है कि आप पढ़ चुके होंगे, और पिछली दृष्टि में भी आपने कहीं ना कहीं से इसका वीडियो देखा होगा, पर यहाँ पे हम जो है कि कुछ इसके फैक्चुअल डाटा मीन जो है कि हम अपने यूनियन बजट के बारे में जानेंगे, उससे कुछ फैक्चुअल डाटा होगा इसके बारे में जान लेंगे, और बाकी यहाँ पे हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स को। मीन जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट जो हमारे जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनमें जो है कि जो सब पार्ट्स होते हैं इनको आज हम पढ़ेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको जो है कि ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे तो हमारा एक कन्फ्यूजन जो होता है इसमें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं ये दूर हो जाएगी। तो ये विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि जानते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 का, जो कि 1 फरवरी 2025 को जो है 1 फरवरी 2025 को हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि पेश करते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन है, मीन्स हमारे आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि मेंशन है कि हमें जो है कि हर साल जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होगी, जो कि बात करेगा एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड जो है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स गवर्नमेंट का कितना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होने वाला है करंट जो है कि ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में बात करता है। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, मीन्स द वर्ड बजट डिड नॉट मेंशन इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 112 किसकी बात करता है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। और इसको रिलीज कौन करता है, मीन्स इसको प्रिपेयर कौन करता है हमारे बजट को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको प्रिपेयर करता है। और इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को जाना जाए तो 7 अप्रैल 1960 जो कि फर्स्ट इंडियन बजट था इंडिया में, किसने जो है कि इसको जो है कि प्रेजेंट किया था, जेम्स विलियमसन ने जो है कि इंडिया का फर्स्ट जो है कि बजट पेश किया था इन दी कॉलोनियल एरा में, जो है कि ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल एरा में जो है कि ब्रिटिश एरा में फर्स्ट टाइम जो है 7 अप्रैल 1860 में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था। देन जो है आफ्टर दी इंडिपेंडेंस में, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो है कि 1947 से 1948 में मिस्टर लियाकत अली खान ने जो है कि अपना जो है कि पहला इंटरिम बजट पेश किया था, जो कि हमारे इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर थे। फिर जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट पेश किया किसने किया था, RK
सन्मुखम चेट्टी जी ने जो है कि 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया था पहला जो है कि इंडिया का इंडिपेंडेंट बजट। ये जो है कि इंटरिम बजट जो है कि उसी ईयर में पहले किया गया था जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और इस बार का फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि हमारी निर्मला सीतारमण जी ने जो है कि इस बजट को पेश किया है, जो कि 8 टाइम लगातार जो है कि पास किया है। और इन्होंने जो है हमारे प्रीवियस फॉर्मर जो है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, इनका जो है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये याद रखेंगे। आइए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानते हैं पहले इससे रिलेटेड कि हमारे जो है कि बजट से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। देखिए जो है कि मनी बिल्स, देखिए मनी बिल्स की बात की जाए तो ये हमारे आर्टिकल जो 110 में मनी बिल्स है, इसमें जो है कि बात की गई है कि कोई भी जो है कि मनी ग्रांट इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 110 में है। पर यहाँ मनी बिल के साथ साथ मनी बिल जो है कि बहुत टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो उसमें जो है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 109 में जो है कि बात करता है मनी बिल्स के बारे में, जिसमें जो है कुछ अमेंडमेंट या ये भी करने हो तो वो भी अंडर मनी बिल्स आ सकता है। और आर्टिकल 112 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको याद रखना है। देन जो है कि 113 बात करता है प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू दी एस्टिमेट्स में, जो भी एस्टिमेट्स हम बात करके आए जैसे बजट एस्टिमेट हो गया, रिवाइज एस्टिमेट, जो प्रोविजनल्स निकलते हैं एक्चुअल से एस्टिमेट, उन पे जो बात करते हैं वो 113 में मेंशन है। 114 बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात करता है, मीन जो कि बजट से रिलेटेड कोई भी अप्रोप्रिएट बिल है उसके बारे में। 15 बात करता है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, मीन किसी कोई भी मिनिस्ट्री है उसको चाहे एक्सेस ग्रांट चाहिए, किसी स्टेट को एक्सेस ग्रांट चाहिए, या किसी मिनिस्ट्री को एडिशनल ग्रांट चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो जो है कि 115 में बात है। इन 116 जो है कि वोट एंड अकाउंट और इन सब की बात है। और यहाँ पे जो है कि ये सारे आर्टिकल आप एक बार ब्रीफली याद कर सकते हैं। और सबसे मेन याद रखना है 265 जो कि बात करता है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो है कि पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इस आर्टिकल को आप याद रखेंगे। जो है कि 265 किसकी बात करता है, टैक्स इम्पोज की। ऑडिट रिपोर्ट्स की बात 151 में होती है। और जो है कि बाकी कंटिजेंसी फंड, ग्रांट्स, यूनियन, स्टेट और फाइनेंस कमीशन जो कि ऊपर हम बात की थे 280 में और 279 में जीएसटी काउंसिल, तो ऐसे आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए। तो इसको भी आप एक बार ब्रीफली पॉज करके एक दो बार जो है कि इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर देखा जाए बजट प्रोसेस की बात की जाए तो बजट प्रोसेस हमारा जो है कि 6 स्टेज प्रोसेस है, मीन्स ये 6 स्टेज में किया जाता है। पहला जो है कि बजट को प्रेजेंट किया जाता है, मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर उसको पार्लियामेंट को बजट को पेश करेंगे। फिर उस पर जनरल डिस्कशन होगा, मीन्स दोनों अपने लोकसभा एंड राज्यसभा में दोनों जगह इसकी जनरल डिस्कशन होगी। और डिस्कशन होने के बाद सारे एस्टिमेट फाइनल करने के बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा, मीन्स स्टैंडिंग कमेटीज होती है जो उनको भेजा जाएगा कि इसमें स्क्रूटनाइज किया जाए। और सारी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री जो है कि डिमांड फॉर ग्रांट रखेंगी। यहाँ पे जो है कि बिल में जो है कि देखा जाएगा जैसे कितना खर्चा है क्या नहीं है, उस हिसाब से अपने बजट को जो है कि सब मॉडिफाई करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी को जो भेजेंगे। फिर स्टैंडिंग कमेटी इसको जो है कि दोबारा भेजती है। फिर जो है कि डिटेल जो है कि डिस्कशन होता है। फिर वोटिंग ऑन ग्रांट्स और ग्रांट्स होते हैं, डिमांड फॉर दी ग्रांट्स और वोटिंग ऑन डिमांड जो है कि किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में। फिर उसके बाद जो है कि लोकसभा ये होने के बाद फिर फाइनली जो है कि बजट हमारा जो है कि अप्रोप्रिएट होता है और फाइनेंस बिल जो है कि पास कर दिया जाता है और हमारा बजट जो है रिलीज हो जाता है कि ये जो है कि हमें ये चीज इस फाइनेंशियल ईयर में करनी है। तो ये 6 स्टेज प्रोसेस आप याद रखेंगे बजट के। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट देखा था तो बजट को है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है कि रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है अभी जो है कि इसके कंपोनेंट्स को मैं नीचे जो है कि और ब्रीफली डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जान लीजिए रेवेन्यू बजट में जो है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मीन जो है कि रेवेन्यू में गवर्नमेंट एक्सपेंड कितना कर रही है, कहाँ से जो है कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, ये बात करता है। कैपिटल मीन्स यार गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, मीन जो है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट जो है कि कैपिटल्स बनाए जा रहे हैं या कोई जो है कि कैपिटल का एक्सपेंडिचर या कैपिटल से कोई रिवेन्यू आ रही है, तो वो चीजें हमारे इन दोनों पार्ट में डिस्कस होती हैं। और बजट जो है कि मेनली 2 पार्ट में होता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जीडीपी और ये सब जो है कि जो फैक्चुअल डाटा इन सब की बात करता है, गवर्नमेंट स्कीम, सेक्टोरल प्रायोरिटीज, रिसोर्स एलोकेशन। दूसरा जो है फाइनेंस बिल जो है कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करता है, टैक्सेशन, इनकम टैक्स रिविजन और इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंजेस के बारे में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात करें और जो है कि कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए पहला तो हो गया हमारा बजट जो है कि अंदर है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, फिर जो है कि एफबीआरएम एंड फिजिकल पॉलिसी और स्टेटमेंट मैंडेटेड होती है जो हमारे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट में, इसमें जो है कि जीडीपी और मीडियम और लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की बात की जाती है। मीन जो है कि गवर्नमेंट का जो है कि डेफिसिट ऑफिसिट कितना रहेगा, मीन जो है कि टैक्सेशन से कितना रिवेन्यू, ये सब जो है, या कोई गवर्नमेंट का डेफिसिट है, बोराइंग और जो है कि एक्सपेंडिचर पे, इन सब पे जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए
तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बजट का डॉक्यूमेंट होता है, रिसिप्ट बजट होता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, जो है कि एक बनाया जाता है बजट एट ग्लैंस, जो है कि आप देखते हैं जो रिलीज होता है, हम जिसको रिलीज होते ही पढ़ा जाता है कि हमारे पेपर में यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो जाए, तो ये डॉक्यूमेंट जो है कि छोटा ही रहता है और इसको जो है कि जरूर पढ़ना चाहिए सबको। फिर जो है कि मेमोरेंडम ये सब रहते हैं, तो ये कुछ जो है कि की फीचर्स जो है कि बजट के रहते हैं, ये सब अदर डॉक्यूमेंट्स है जो बजट के साथ ही पेश किए जाते हैं। फिर इसको जरा अभी हम होल्ड पे रखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। पहले देखिए डाटा कितने टाइप के होते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो है कि हम लोग बात करते हुए आए हैं क्या क्या, जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट हो गए, बजट एस्टीमेट हो गए, या प्रोविंशियल प्रोविजनल एस्टीमेट या प्रोविजनल एक्चुअल्स कह लीजिए, इस टाइप के डाटा होते हैं। और ऊपर हमने जो है कि बात की थी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर की, में जैसे ये 2023, यहाँ भी मैंने पुराने नोट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 23 कर लीजिए क्योंकि अभी 25-26 का बजट आया है, तो उससे रिलेट करके मैं समझाता हूँ। ये 2023 है, 24 है, ये 25 है, 26 है। तो जो है कि जनवरी से दिसंबर तक ये जो है कि कहा जाएगा, तो ये 2023 का कैलेंडर ईयर, जैसे अब ये कहें कि 2026 है, तो जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक ये हमारा कैलेंडर ईयर है, मीन्स ये हमारा कैलेंडर ईयर है। अगर कह दे Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 2026, तो मीन्स ये जनवरी टू मार्च की बात हो रही है। और यहीं पे जो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26 का 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाएगा। यहाँ से यहाँ जो है कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारे प्रोविजनल एक्चुअल्स आए हैं वो 2024-25 के आए हैं। 2024-25 के में जो है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डाटा था वो हमारा कब रिलीज हुआ है, वो जो है कि डेट मैं बता दूं आपको रफली, वो 30 मई 2025 को जो है कि ये डाटा रिलीज हुआ था 2024-25 का। तो जो है कि हमारे एक्चुअल डाटा कब पता चलते हैं, वो विद द लैग ऑफ टाइम पता चलते हैं, 2 to 3 मंथ्स। तो आप ये याद रखेंगे, जो कि रिवाइज एस्टीमेट देखिए, जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मई मान लीजिए या जून में जो है कि रिवाइज एस्टीमेट पेश किए जाते हैं, मीन्स यहाँ पे 2024-25 का है और यही मतलब 25-26 का होगा, तो ये जो है कि लगभग जून 2026 में हमें 2025-26 जो हमारा यूनियन बजट करंट है उसके डाटा हमें रिवाइज एस्टीमेट यहाँ पता चलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि और देखिए बात की जाए, तो जैसे मान लीजिए Q1 का डाटा वो जो है कि सितंबर 1 में आएगा, मीन्स Q1 जो है 4 पार्ट होते हैं, Q1, 2, 3, 4 मीन्स 3-3 मंथ के 4 पार्ट के डाटा निकलते हैं। देन जो है कि डाटा एक्चुअल्स में जो है कि एक्चुअल डाटा कहाँ से आएंगे, तो वो जो है कि परफेक्ट डाटा फॉर दी 24-25 दिसंबर तक जो है कि रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ हो गए टाइप्स ऑफ डाटा जो कि बजट में होते हैं। तो ये आप जो है कि इसको जो है कि थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, ये बहुत डिटेल पार्ट है। यहाँ पे जो है कि ब्रीफली मैंने आपको बता दिया, ये हम कभी जो है कि अपने इकोनॉमी के सेशन में जो है कि अच्छे से कवर कर लेंगे, जब ब्रीफली इकोनॉमी को पढ़ेंगे डिटेल मैनर में तब। तो आइए ब्रीफली हम जो है कि अपने कंपोनेंट्स ऑफ बजट को याद कर लेते हैं। जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, देखिए बजट जो है कि 2 अकाउंट में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जो है रेवेन्यू अकाउंट फिर जो है कि 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको जो है कि याद करने की जो है कि मैंने यहाँ पे जो है कि अपना जो है कि फ्लो चार्ट बना रखा है। जो हमारे ये रिसीट है, रिसीट वाले हम जो है कि एक साइड कर लेंगे और ये जो एक्सपेंडिचर है उनको हम एक साइड कर लेंगे। मीन जो है कि देखिए राइट हैंड से जो है कि हम पैसे देते हैं, किसी को राइट हैंड ही होता है, तो राइट हैंड से किसी को पैसे दे रहा है तो एक्सपेंडिचर हम राइट हैंड से करते हैं तो वो हमारे राइट हैंड में आएगा, और जो भी हमारे खर्चे है वो पर्ची हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ी तो वो लेफ्ट हैंड में रहेगी। यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है एक्सपेंडिचर दो है कि 2 टाइप के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो या अगर हम किसी चीज पे अगर कोई पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमारे या तो एसेट को क्रिएट करता है और हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो इसको जो है कि बस ऐसे याद रखना है आपको, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो है कि क्रिएट क्या करता है एसेट को, और रिड्यूस क्या करता है लाइबिलिटी को। ये जो है कि अगर माइंड में हम बिल्कुल रट लेंगे तो हमारे ये सब जो है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बस आपको याद क्या रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो हमारा एसेट क्रिएट होगा या तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट बिल्ड करती है रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल या अपने रिपेमेंट ऑफ द लोन को कर देती है, तो वो गवर्नमेंट की रिड्यूस मतलब रिपेमेंट, अगर किसी का हमने डेप्ट वापस किया तो हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, और ये सब रोड हॉस्पिटल बन गए तो इससे एसेट क्रिएट हो गए। और फिर जब हम एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेगेटिव कर दें तो हमारा बन जाता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स यहाँ पे जो है कि एसेट क्रिएट हो रहे थे और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही थी, यहाँ पे जो है कि नाइदर जो है कि कोई एसेट क्रिएट होगा ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। तो ये जो है कि गवर्नमेंट के कंपलसरी जो है एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देना, सब्सिडीज देना, कहीं किसी भी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ जो है कि जल शक्ति है, इनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट है ये तो कंपलसरी खर्चे हैं, तो ये जो है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमने जो है कि ये बहुत ही ब्रीफली देख लिया कि एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है।
फिर जो हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि क्रिएट कर रहा है एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, अगर इसको हम जो है कि अपोजिट कर दें तो हमारा कैपिटल रिसीट बन जाता है। मीन्स कैपिटल रिसीट में क्या होगा, वहां पे जो है कि हमारा जो है कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो ये शायद लायबिलिटी क्रिएट कर दे और रिड्यूस कर दे हमारे एसेट को, मीन्स हमारे एसेट को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे जो है कि दो तरीके से ये होते हैं, एक होता है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, एक होता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अब इसको समझने के लिए जो डेप्ट क्रिएट करेगा उसमें क्या होगा, हम कहीं से बोरो कर ले, मीन जो है कि बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट अगर अपने जो है कि फाइनेंशियल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, मीन जब हमारा रिवेन्यू जो है कम हो एक्सपेंडिचर से, मीन हमारे एक्सपेंडिचर्स हाई हो, तो हमें जो है कि बोरोइंग करनी पड़ती है, तो वो हमारा डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हो जाएगा जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है। और नॉन डेप्ट कैसे होगा, मीन्स जो है कि अगर मान लीजिए ये पॉलिसी होती है डिस इन्वेस्टमेंट की। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स जो कि गवर्नमेंट किसी भी पीएसयू को या जो है कि कोई भी अपने शेयर्स को जो है कि सेल कर रही है, तो गवर्नमेंट के वो तो एसेट को रिड्यूस कर दे रहा है, पर जो है कि उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर दे रहा है। कैसे, बोरो करने से लायबिलिटी क्रिएट और रिड्यूस एसेट हो रहा है कि मीन्स गवर्नमेंट की कोई पीएसयू थी, मीन्स गवर्नमेंट को उसमें जो है मान लीजिए 60% शेयर था पहले, तो और उसको 55% कर रही है, तो 5% जो उसने जो है कि सेल कर दिया पीएसयू के शेयर को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, वहां से जो है कि हमारे जो है कि लायबिलिटी तो इंक्रीज हो गई पर हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। तो ये नॉन डेप्ट रिकरिंग होता है, मीन्स हमारे पे कोई डेप्ट नहीं आया है। देन जो है कि रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट में जो होता है इसका जो है कि अपोजिट कर दीजिए, ये तो ना ही क्रिएट करेगा लायबिलिटी को ना ही रिड्यूस करेगा एसेट को। तो ये जो है कि एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसीट, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। और टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जो कि हमारी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो है कि यहाँ ब्रीफली देख सकते हैं जो हमारे रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं, जो भी इनकम और इंटरेस्ट, जो भी हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, इंटरेस्ट प्रॉफिट और डिविडेंड से, मीन जो है कि हम किसी ने गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है या जो है कि कोई पीएसयू का जो है कि डिविडेंड आ रहा है गवर्नमेंट के पास या प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको जो है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमने सारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ लिए। तो ये है ब्रीफली मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ बजट बता दिए और ये सब प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि मनी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मीन जो है कि हमारी रिवेन्यू कहाँ से आ रही है और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है। तो ये आप ब्रीफली देख सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स से हमारी कितनी आती है 22%, बोरोइंग लायबिलिटी से 24%, नॉन टैक्स रिसीट से जो है कि 9%, कॉर्पोरेशन टैक्स जीएसटी से इतनी इतनी रिवेन्यू आ रही है। और जहाँ आ रही है इंटरेस्ट पेमेंट पे जो है कि 20% सबसे ज्यादा स्टेट का शेयर देने में जाती है, डिफेंस पे और मेजर सब्सिडीज और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एंड अदर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंडिचर जो है कि मेजर आइटम्स के जो है कि लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा हमारा डिफेंस का है, देन रूरल डेवलपमेंट पे, फिर होम अफेयर्स पे जो है कि ये अप्रोक्सीमेटली फिगर्स जो है कि करोड़ में है और इसको जो है कि ज्यादा डिटेन करने की जरूरत है नहीं, बस जान लीजिएगा सबसे ज्यादा डिफेंस का है। फिर देन दिस आप जो है कि ये सारे ब्रीफली देख सकते हैं। तो हमने जो है कि ब्रीफली ये देख लिया हमारे बजट के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली है। अब आइए कुछ अदर चीजें देख लें, जो कि इस बार बजट का थीम क्या है। बजट का थीम क्या है, बजट का थीम है जो हमारे तेलुगु पोएट थे, मीन्स जो है कि ग्रेट तेलुगु पोएट है यहाँ पे, उनका जो है कि कोई पार्ट और प्ले राइट है जो कि गुरजादा अपराव जो है कि नाम है इनका, ठीक, जो है कि इन्होंने जो है कि एक लाइन कही थी, अ कंट्री इज नॉट जस्ट फॉर सोयल, इज अ कंट्री इज फॉर इट्स पीपल। मीन जो है कि कंट्री जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर इट्स सॉयल, उसकी वजह से नहीं है, वो जो है कि इसके पीपल्स की वजह से है। तो इसका जो है कि हिंदी वर्जन है, देश मानते माटी पुदुई, देश मानते मनुष्य लोई। जो है कि इसका थोड़ा जो है कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो तो उसके लिए जो है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये जो है कि थीम आपको याद रखनी है। और मेन फोकस है सबका विकास पे, तो ये है, और सबका विकास विकसित भारत में जो है कि एनकम्पास करेगा जीरो पॉवर्टी, हंगर, परसेंटेज, क्वालिटी एजुकेशन, जो है कि 100% स्किल लेबर एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, और जो है कि ये बातें हुई हैं। और यहाँ पे जो है कि 10 ब्रॉड एरियाज जो कि फोकस किस पे करेगा, ये वर्ड याद रखें, यहाँ पे 4 फोकस वर्ड है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। मीन जो है कि इनको जो है कि एम्पावर किया जाएगा और इस पे पूरे फोकस है, जिसको जो है कि इंडियन प्रोविजन से किया जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट बात है यहाँ पे जो है कि याद कीजिए 4 कंपोनेंट ऑफ द पार्ट है, इसमें 4 पावरफुल इंजन की बात है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और फ्यूल की बात है। फ्यूल कौन करेगा, मीन्स जो है कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पावरफुल इंजन, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स है। फ्यूल हमारे रिफॉर्म्स रहेंगे, हमारी गार्डिंग प्रिंसिपल इंक्लूसिविटी रहेगी, और डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत, जो कि हमारा एम है 2047 तक। यहाँ पे 6 डोमेन्स की बात की गई है, जो कि टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन, माइनिंग, फाइनेंशियल रियलिटी, इन सब पे है। और फिर ये सब जो है चीजें बहुत ही फैक्चुअल डाटा है,
कि इसमें कितना एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसको जो है कि स्किप ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये माइंड में कन्फ्यूजन से ज़्यादा और कुछ क्रिएट नहीं करता है। अब देखिए आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि रिवेन्यू रिसीट क्या है, टैक्स रिवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है। तो ये सब जो है कि टोटल रिसीट और एक्सपेंडिचर हो गए। अब देखिए 2023-24 के एक्चुअल्स की बात कर रहा है, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, और ये 2025 का जो है कि बजट एस्टिमेट क्या है, क्योंकि हमने बात कर ली है कि कौन सा कब आता है यहाँ की। इस साल का ये प्रेजेंट बजट एस्टिमेट है। रिवाइज एस्टिमेट जो है कि आया है 2024-25 का, ठीक। और जो है कि प्रोविजनल, और ये मिड ईयर का होगा, मीन्स अभी 2025-26 चल रहा है, तो मिड ईयर में इसका जो है कि एक बार रिवाइज एस्टिमेट आएगा कि मीन्स कुछ बदलाव करने हैं, किसी में खर्चा कम ज़्यादा करना है तो वो आ जाएगा। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया, ये तो हमने चार्ट में देख लिया है। और यहाँ पे जो है कि कुछ स्कीम्स की बात होंगी तो वो आप देख सकते हैं, जैसे ये डिफेंस के एक्सपेंडिचर हो गए है ना, मेजर अनाउंसमेंट जो है कि क्या क्या है बजट में, ठीक। जो है मिशन फॉर दी आत्मनिर्भर इन पल्सेज जो है कि हमने ऊपर बात की थी, जो है कि सेल्फ रिलायंस इन पल्सेज की बात की गई है, ठीक। फिर मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, मखाना बोर्ड जो है कि इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। फिर जो है कि आप जो है कि एनुअल कैपेसिटी है, जो कि प्लांट ऑफ एनुअल कैपेसिटी जो है कि लाइक मेट्रिक टन नामपुर असम में जो है कि किया गया है। फिर ये जो है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जो है जल जीवन मिशन स्कीम, और ये बहुत सारी स्कीम है जो है कि यहाँ पे जो है कि रिवीजन सेशन में हमने ब्रीफली बजट के बारे में जान लिया। और ये सब जो है कि आप पढ़ सकते हैं अपने जो है कि प्रीवियस या कि कोई जो है कि दूसरा लेक्चर है वहाँ से जो है कि आप देख लीजिएगा कि बजट के बारे में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमें आगे जो कि इंडेक्स और ये सब भी पढ़ने हैं, तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है कि आप जो है कि बजट को अगर ब्रीफली देखते हैं तो कोई भी जो है कि 15 से 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो रिवीजन का किसी किसी भी चैनल से देख लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि स्लैब्स दे दिए गए हैं कि पहले क्या क्या स्लैब था, न्यू ओल्ड वर्सेज न्यू रीजन, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है कि हम कौन से टैक्स सिस्टम को चूज करके अपना टैक्स देना चाहते हैं, न्यू या ओल्ड स्लैब में। इसमें जो है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले 50,000 था, जो कि 75,000 कर दिया गया है। और जो है कि रिबेट लिमिट जो है कि पहले 5 लाख की थी, अब 12 लाख कर दी गई है। टोटल रिबेट लिमिट देखी जाए तो 12.75 हो गई है। पहले जो है कि एक्सेप्शन 2.5 लाख का था, अब 4 लाख तक का कर दिया गया है। और जो है कि यहाँ पे टैक्स स्लैब भी चेंज किए गए कि 0 से 4, जो मैंने ऊपर नोट्स में लिखा था, ये जो है कि नील है। 4 से 8 लाख में 5% है, 8 से 12 में 10%, 12 से 16 में 15, 16 से 20 लाख 20%, 16 से 24 लाख 25%, एंड अबव 24 लाख 30% है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली एक बार याद रख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम वहाँ टिक कर सकें। तो इसी के साथ हमने बजट को भी देख लिया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे हम। अब तक हमने जो है कि अपने इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी हमारे आई दृष्टि के करंट अफेयर थे, वो जो है कि अच्छे से कवर कर लिए हैं करंट अफेयर्स। अब जो है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं, जो हमारे जो इंडेक्स दिए रहते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इंडेक्सेस हो गई, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई, और जो भी अवार्ड्स है उनको यहाँ मैंने टेबल के फॉर्मेट पे बना रखा है। इसको हम बहुत ब्रीफली जान लेंगे कि मीन्स कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जहाँ पे हमारी इंडिया की कोई रैंकिंग है उसको जान लेंगे, कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है ये जान लेंगे, और जो भी जो है कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको हम बहुत ब्रीफली रिवाइज करेंगे टेबल फॉर्मेट में। तो आइए विदाउट फॉर्मेटेड डिले हम अपने जो है कि रिपोर्ट और इंडिसेस को देखते हैं जो कि न्यूज़ में रही है। तो यहाँ पे पहला है, पहले समझिए ये UNCTAD क्या है। UNCTAD का मतलब है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब देखिए ट्रेड और डेवलपमेंट को फोकस करके आप अपने माइंड में याद रखेंगे, ट्रेड ट्रेड करेंगे तो क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। डेवलपमेंट करेंगे तो पैसा अगर खर्च होगा तो डेप्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो है कि माइंड में थोड़ा एक स्टोरी याद रखनी है, ट्रेड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेवलपमेंट करेंगे तो डेप्ट हो जाएगा। तो ये UNCTAD ये 3 रिपोर्ट रिलीज करती है मेजरली, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर करता है, इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड को मॉनिटर करता है, इन्वेस्टमेंट के रिपोर्ट को निकालता है, और जो है कि वर्ल्ड डेब्ट रिपोर्ट निकालता है। तो ये तीनों कौन निकालता है, ये जिसने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है वो जो है कि ग्लोबली जो है कि इनफ्लो और आउटफ्लो जो है कि डिक्लाइन कर गया है ग्लोबल 8% में, जो है कि 8% से 2024 में जो है कि ग्लोबल एफडीआई जो है कि एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कि डिक्लाइन कर गया है। यहाँ पे ये मेजर बात याद रखेंगे। और जो कि इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट और डेप्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल डेप्ट जो है, पब्लिक डेप्ट, वो लगभग जो है डॉलर जो है कि 102 ट्रिलियन पहुंच गया 2024 में। तो ये 3 रिपोर्ट मेनली इनकी है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, मीन्स इकोनॉमिक और सोशल अफेयर। अब ऐसे देखिए बहुत सारी ट्रिक और निमोनिक्स हमें याद नहीं होता है, हम जो है कि वर्ड को स्टोरी फॉर्मेट में अगर माइंड में फीड कर ले तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट निकालती है। अब ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का,
तो ये जो है कि ये दोनों दो रिपोर्ट जो है कि निकालती है। कौन कौन सी? एक तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, मीन्स यूनाइटेड नेशन है, मीन्स पूरे यूनाइटेड नेशन का मतलब है पूरे वर्ल्ड के बारे में। तो ये सारे वर्ल्ड की सोशल रिपोर्ट की बात करेगी, मीन्स जो है कि सोसाइटी में जो है कि लिविंग इंडेक्स और ये सब जो है चीजें क्या चल रहा है सोशली, उसकी बात होती है। और दूसरा है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट। वर्ल्ड में इंडिजीनियस मीन्स जो भी बाहर जाके रह रहे हैं, मीन्स वो कितनी पॉवर्टी में है, मीन्स जो है कि कोई भी इंडिजीनियस पीपल माइग्रेशन करके कहीं बाहर रह रहा है वो कितनी पॉवर्टी में है, या जो है कि उससे रिलेटेड कोई भी इशूज है, तो वो इस रिपोर्ट में बात होती है। तो ये दोनों कौन निकालती है? यूएन डेसा निकालती है, इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट और सोशल रिपोर्ट। फिर जो है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है कि हमारी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रोड निकालती है। तो ये जो है कि साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो है कि मान लीजिए जो हमारा सोशल है तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है यूनेस्को। ठीक, ये याद रखेंगे आप। फिर जो है कि नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये बहुत ही बार पेपर में जब पूछा जाने लगा है, जिसके जो है कि मेजर कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो है कि स्टैंडर्ड लिविंग, ये सब इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, ये हमारे जो है कि ग्लोबली जो है कि पॉवर्टी इंडेक्स मीन्स गरीबी की वो बताता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि हमारा जो है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो है कि OPHID जो कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसको रिलीज करती है, जिसने बताया है इंडिया में जो है कि 234 मिलियन जो है कि पीपल अभी जो है कि गरीबी में है, जो कि कंट्री जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल इन दी पॉवर्टी। तो ये आप याद रखेंगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ये भी यूएनडीपी निकालती है। मीन्स जो है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी होंगे, मीन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो डेवलपमेंट होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी निकालेगी। जो है कि इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक जो है कि 130 है। फिर इमिशन गैस रिपोर्ट हो गया, और ये पीटलैंड मीन्स ये है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है कि पूरे वर्ल्ड की इमिशन गैस रिपोर्ट हो गई, या पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस हो गया, या एडेप्शन गैप रिपोर्ट हो गया, जो कि क्लाइमेट की हमारे क्लाइमेटिक को बताता है, मीन्स क्लाइमेट में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में इंडस्ट्रीज हो रहा है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, ये तीनों यूएनईपी निकालती है। और इमिशन गैस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल, इसके साथ साथ जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो जो है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 को निकाली है। इसने हमारी जो है कि ग्रीन हाउस गैस ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है 2023 में, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एडेप्शन गैप रिपोर्ट का आप टाइटल याद रख सकते हैं। टाइटल क्या है? कम हेल एंड हाई वाटर। कम हेल एंड हाई वाटर जो है, हाई वाटर इस बार का जो है कि एडेप्शन गैप रिपोर्ट का टाइटल है। तो ये याद रखेंगे। तीन ये सेम ऑर्गेनाइजेशन ये तीन रिपोर्ट निकालती है। फिर जो है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है कि कौन निकालती है? WMO। अब देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जो है कि मेट्रोलॉजी का जो है कि डाटा है, जो भी हमारे जो है कि वर्ल्ड से रिलेटेड, जैसे स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट हो गई 2024 की, और जो है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हो गया, ये सब कौन निकालता है? ये WMO निकालता है। अब ये ग्रीन हाउस बुलेटिन क्या है? ये कंपेयर करता है वर्ल्ड लेवल ऑफ CO2, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीन गैस याद रखेंगे, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में जो है कि कवर की जाती है, CO2, मीथेन और जो है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। फिर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, ये इसमें जो है कि बताया गया कि 2024 जो है कि सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है, जिसने सरपास कर दी है हमारी जो 1.5 स्टैंडर्ड लिमिट जो थी, जिसने सरपास कर दी हमारी इंडस्ट्रियल थ्रेशोल्ड को 1.5 डिग्री सेल्सियस को। तो ये याद रखेंगे। फिर अदर जो है कि ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज है। अब देखिए यहाँ वाटर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो मेट्रोलॉजी मीन्स जो है कि मेट्रोलॉजी का मतलब ये है अर्थ से रिलेटेड डाटा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये रिपोर्ट निकालेगी। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट है इसकी एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, है ना। तो ये जो है कि बुलेटिन वर्ड याद रखेंगे। तो ये सब किसका काम है? ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फिर यहाँ बात करें हमारे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO, ये कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक निकालता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकालता है। तो ये दोनों रिपोर्ट हमारी कौन निकालती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल वेज रिपोर्ट और पूरे वर्ल्ड का जो है कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। फिर WHO के दो रिपोर्ट हैं, जो है कि जैसे जान लीजिए पूरे वर्ल्ड में जो है कि कंसर्न है मलेरिया का और ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये जो है कि पूरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बहुत सारी रिपोर्ट है, और ये दोनों रिपोर्ट अभी रिसेंट में आई है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड मेराइन फिशरीज रिसोर्सेज। अब जैसे देखिए अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करता है? फिशरी, मेराइन फिशरीज रिसोर्सेज को FAO निकालती है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर देखिए वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। अब वर्ल्ड की सिटीज की रिपोर्ट कौन निकालेगा? तो यहाँ यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैबिटेट, मीन्स सिटीज में सब हैबिटेट करते हैं, मीन्स हैबिटेट मीन्स रहना हो गया।
तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट निकालता है। देन जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखी जाए, नेक्स्ट रिपोर्ट देखी जाए तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया। तो ये कौन निकालेगा? पूरे ग्लोबल का साइबर सिक्योरिटी मीन्स जो है कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स हमारे जो भी ऑनलाइन जो ये साइबर क्राइम है इनसे रिलेटेड एक इंडेक्स निकालता है। तो वो देखिए साइबर सिक्योरिटी किससे रिलेट करेगा? ग्लोबल है, साइबर सिक्योरिटी है तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मीन जो है कि साइबर सिक्योरिटी और टेलीकम्युनिकेशन को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं ग्लोबल से इंटरनेशनल, और टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है कि ग्लोबल की साइबर सिक्योरिटी को जो है कि निकालेगा। और इंडिया जो है टीयर 1 में आता है, मीन्स टॉप कैटेगरी में आता है इन साइबर सिक्योरिटी में, मीन्स जो है कि प्रोटेक्शन में भी, और यहाँ पे जो है कि क्राइम तो है तो प्रोटेक्शन तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम टीयर 1 में है। फिर जो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स कर रहे हैं तो इसको कौन निकालेगा? इनोवेशन है तो इनोवेशन तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, जो कोलैबोरेशन ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड, इससे जो है कि कोलैब करके जो है कि रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है हमारी 39 है। आप ये याद रखेंगे ग्लोबल इंडेक्स जो है कि इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रिपोर्ट रैंक 39 है, जो हमारी वीपो कॉर्नेल और इंसीड निकालती है, और स्विट्जरलैंड की रैंक है फर्स्ट। तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है कि वर्ल्ड की स्टेट पॉपुलेशन जो है कि रियल फर्टिलिटी क्राइसिस रिपोर्ट आई है, जो कि आप देखिए फर्टिलिटी क्राइसिस मीन्स वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो रह रही है उसमें फर्टिलिटी क्राइसिस मीन डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन ऑफ मीन्स फर्टिलिटी मीन्स जो न्यू बॉर्न है या जो है कि प्रेगनेंसी केसेस है वो जो है कि फर्टिलिटी केस जो है कि क्राइसिस हो रहा है। तो वो कौन निकालेगा? पॉपुलेशन फंड निकालेगी, यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे बात करेगी, और जो है कि इस बार का जो है कि कंसर्न क्या है? रियल फर्टिलिटी क्राइसिस जो है कि इस पे है। फिर नेक्स्ट देखें तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। ड्रॉट एटलस 2024 की रिपोर्ट कौन निकालेगा? ये जो है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ दी यूनाइटेड नेशन का एक कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, और जो है कि यूरोपियन कमीशन फॉर द जॉइंट रिसर्च मीन जो है कि यूनाइटेड नेशन का डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए और यूरोपियन कमीशन मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। फिर जो है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट है कि हैप्पी रहेंगे तो क्या होगा? हमारा वेलबींग रहेगा। तो ये जो है कि एक वेलबींग रिसर्च सेंटर है जो कि निकालता है गैलप, और ये UNSDSN। तो ये जो है कि आप होमवर्क में देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। ये आपको छोटा सा मैंने होमवर्क दे दिया है क्योंकि मेरे माइंड में भी ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, आप इसको थोड़ा होमवर्क में देख लीजिएगा। फिर ठीक है, हैप्पीनेस है तो वेलबींग हो जाएगा, ये याद रखेंगे। और हमारी इंडिया की रैंक कितनी है? 118 इंडिया की रैंक है, और फिनलैंड जो है कि फर्स्ट है। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीपो की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कह रहा है कि वर्ल्ड की प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट कौन निकालेगा? वो वीपो निकालेगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई है 2025 की, तो इसको जो है कि रिपोर्ट कौन निकालेगा? वो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है SDSN, तो वो यही निकालेगा रिपोर्ट। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखेंगे इसको। और जो है कि इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक यहाँ पे 99 है, तो इंडिया की रैंक को आपको याद रखना है। फिर देन ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। फिर इसके बाद जो है कि रिपोर्ट देखी जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन निकालेगा? अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अब इकोनॉमिक फोरम है तो जो है कि ये जो है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें हो गई। अब जो है कि इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें जो है कि जेंडर गैप में जो है कि वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बढ़ाना है, जेंडर गैप को मेंटेन करना है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 131, ये याद रखना है। और एनर्जी से ट्रांजिशन है तो एनर्जी से ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये भी जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जिसमें इंडिया की रैंक 71 और फर्स्ट कौन है? स्वीडन है। यहाँ पे देखिए एनर्जी ट्रांजिशन से आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी या जो है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गई, इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे एनर्जी को ट्रांजिशन में लाया जा रहा है, जो कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है और ये मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है ट्रेंड इन दी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर मीन्स, ये तो जानते हैं कि सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्टॉकलाइक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन पर जो है कि इसके सारे जो है कि रिपोर्ट्स और किससे रिलेट करते हैं? कभी आर्म्स से रिलेटेड करते हैं, कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया, कोई आर्म्स कितने इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सिप्री का काम यही है। तो आप इससे याद रखेंगे सिप्री किससे रिलेटेड? आर्म्स से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मिलिट्री से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इसकी रिपोर्ट निकालती है। देन जो है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू है। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी ट्रांजिशन था जो कि हमारी इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी रिव्यू है, तो यहाँ पे एनर्जी को रिव्यू कौन करेगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये करेगी। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात हो, अब यहाँ एनर्जी आउटलुक है और एनर्जी रिव्यू, ये दोनों जो है कि हमारी एनर्जी एजेंसी निकालती है, ये याद रखना है। तो है कि फर्स्ट जो है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। अब वर्ल्ड एनिमल हेल्थ है, फिर वर्ल्ड की बात है तो वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनिमल हेल्थ है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है कि वो वाओ, तो ये आपको याद रखना है।
यहाँ से। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जो है इसार 2024 की आई है। तो ये याद रखना है, हमारी जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही जो है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो कि ये IS4OM जो है ये है ना। तो इंडिया में एक ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे स्पेस असेसमेंट को निकालेगी, तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पे बात है वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट जो है कि ये IQ एयर निकालती है। अगर इंडिया की एयर क्वालिटी बात करें तो वो जो है कि हमारी CPCB निकालती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकालती है। हंगर इंडेक्स है ग्लोबल का, तो हंगर इंडेक्स मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था जब हम इंटरनेशनल वो पढ़ रहे थे फिर, तो उसके इंडेक्स में भी इसको जो है कि इसी तरीके से याद कराया था कि हंगर इंडेक्स है, तो हंगर जो है कंसर्न है पूरे वर्ल्ड वाइड का, और जो है कि हंगर लाइफ का। तो यहाँ पे दो चीजें रिलेट करके कर सकते हैं, हंगर पूरे वर्ल्ड वाइड का कंसर्न है, और जो है कि वेट हंगर लाइफ जो है कि इसको निकालता है। और इंडिया की रैंक कितनी है, 105 है। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF ही जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की दो ये रिपोर्ट है जो कि अभी रिसेंट में जो कि हमें याद रखनी है। फिर वर्ल्ड बैंक जो है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी जो है कि ये दो रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली है, बिजनेस रेडी इंडेक्स निकाला है, जो कि ये फर्स्ट एडिशन जो है कि बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है कि लॉन्च हुआ है। दिन जो है कि ये जानते हैं म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट MER जो कि फाफ्टा जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि टेररिज्म के जो ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट इससे रिलेट करती है, तो इसने एक रिपोर्ट निकाली है म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट, ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो इसको भी मैंने पिछले सेशंस में याद करा रखा है। तो वो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है कि इंटरनेशनली इसको निकालती है। और इंडिया की रैंक आप याद रखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्म कर रही है इंडिया, जो है कि 10th प्लेस पे है, और जो है कि फर्स्ट 3 प्लेसेस पे जो है कि अभी कभी कोई आया नहीं है, मीन्स किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। तो जो है कि स्टेट ऑफ द जस्टिस टैक्स जस्टिस है, तो ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क निकालता है, यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। जो है कि स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट पूछे तो वो टैक्स जस्टिस नेटवर्क निकालता है। देन जो है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव, तो ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। और प्लैनेट पे लिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये जो है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है कि इसको निकालती है। ड्रॉट की बात करें तो इसको OECD जो है कि निकालता है। और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक मीन्स सारे ट्रेड के आउटलुक, और स्टैटिक को कौन रिलीज करेगा, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वर्ल्ड में जितना ट्रेड हो रहा है उसके स्टैटिक जो है कि हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। फिर जो है कि दिस गाइडेंस ऑन दी अदर इफेक्टिव बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो है कि रिपोर्ट, ये जो है कि IUCN ने निकाली है, जो कि आप जानते हैं कि ये जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी स्पीसीज की कंजर्वेशन और इन सबके स्टेटस देती है, जो कि IUCN का आपने रेड लिस्ट सुना होगा, तो वो इससे याद रख सकते हैं कोई भी कंजर्वेशन मेजर हो गया, ऐसी रिपोर्ट जो है IUCN की ही होती है। फिर जो है कि ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारे इंडिया की, वो RBI निकालेगा, क्योंकि हमारा RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, और यही जो है कि ये पूरा एनालाइज करता है हमारे ट्रेंड और प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग इन दी इंडिया, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और सारे बैंकों का मतलब ये मसीहा कह लीजिए, कुछ भी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो जो है कि आप इसको याद रखेंगे। देन जो है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकाला है, ये भी जो है कि RBI ने निकाला है, जो कि हम नेशनल अफेयर में भी पढ़ा था। फिर जो है कि साइट जो है कि साइट एडजस्टमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉई जो है कि ये जो है कि एक एडिशनल रिपोर्ट निकाली है नीति आयोग, मीन्स इंडिया से रिलेटेड कोई ऐसी हो जिसमें थिंकिंग का काम हो, मीन्स ये हमारा जो है कि नीति आयोग इंडिया का क्या है, थिंक टैंक कहा जाता है। मीन्स जो है कि थिंकिंग से काम या कोई रिसर्च इलेबोरेशन का मोस्टली काम जो है वो नीति आयोग करती है, तो ये रिपोर्ट भी नीति आयोग की है। फिर जो है कि देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला है नीति आयोग ने, नीति आयोग ने ही वॉलंटरी नेशनल रिव्यू निकाला है। और जो है कि एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जो है कि ये कौन निकालता है, NGO पार्थम फाउंडेशन निकालती है। ठीक, ये जो है कि याद रखना है। और जैसे और रिपोर्ट होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, अदर जो है कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे हो गया ये हम जो है कि प्रीवियस सेशन में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। फिर जो है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ दी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज निकालती है। इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्शन कौन निकालता है, ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस निकालता है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ दी दिस है। ये जो है कि अभी यहाँ पे शायद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे नेशनल स्टैटिक ऑफिस होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है कि NSSO और इसको जो है कि CSO को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे आप एक बार थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, और जो है कि स्टेट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स जो है कि 2024 का जो है कि हमारे ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी ने निकाला है। तो यहाँ से जो है कि हमारे सारे इंडेक्स कवर हो जाते हैं। अब जो है कि हम आगे देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स में क्या क्या है, ये देखिए पहला जो है कि अवार्ड है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये जो है कि हमारी कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ये तो पहले याद रखिए किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नर्सिस से।
मीन जो हमारी जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, उनका जो है कि काम जो है कि अंडर रेटेड, अंडर वर्क रह जाता है। इसको जो है कि बहुत लोग जो है कि रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बिकॉज जो है कि नर्सेज अगर हॉस्पिटल में ना हो तो कोई भी पेशेंट की दवाई ये सब जो है बहुत ही मतलब हार्ड वर्क हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। तो ये जो है कि इनको जो है कि रिकॉग्नाइज और इनको सम्मान देने के लिए रिकॉग्निशन फॉर द मेरिटियस वर्क जो है कि दिया जाता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है कि देती है। ये आपको याद रखना है, जो कि इस साल जो है कि 15 नर्स को दिया गया है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। फिर जो है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है कि इस बार किसे मिला है, माधव गडगिल जी को ये जो है कि अवार्ड दिया गया है, जो कि एक इंडिया के इकोलॉजिस्ट थे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है कि इनको दिया गया है, आप नाम याद रखेंगे। फिर जो है कि इंदिरा गांधी पीस फॉर द डिसआर्मेंट और द डेवलपमेंट है, अब इसको याद रखना है। तो ये फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट जो है इनको दिया गया है मिशेल बैचेलेट को। तो ये जो है कि आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं अपने हिसाब से, मिशेल बैचेलेट जो है कि इनको दिया गया है। आप कैसे याद रखेंगे इसको, जो है कि अगर याद रखना है तो जो है कि इंदिरा गांधी जी जो है कि प्रीज और प्राइज है ना। अब देखिए क्या है, डिसआर्मेंट जो है कि बैच से कर दिया, डिसआर्मेंट जो है कि बैच से कर दिया, तो मिशेल बैचलेट है जो है कि इस बार जो है कि ये वाला अवार्ड जो है कि इनको दिया गया है, तो याद रखेंगे। फिर जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया, जो है कि विनर कौन है, बानो मुस्तफाक जो है कि इस बार की विनर है, जो कि इनकी बुक कौन सी है, कन्नड़ स्टोरी है, जो कि हॉट लैम्प जो है कि इसका ये, और ट्रांसलेटर जो है कि दीपा भादसी ने जो है कि इसका ट्रांसलेटर किया है। तो ये जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया। देन एबल प्राइज जो है कि हमारा नोबल ऑफ द मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई नोबल प्राइज नहीं है, तो इसके लिए जो है कि हाईएस्ट ऑनर, जो हाईएस्ट प्राइज अवार्ड रखा गया है वो नोबल प्राइज, एबल प्राइज है। एबल प्राइज जो है कि नोबल ऑफ द मैथमेटिशियंस के लिए होता है। 2024 से किसे मिला था, मिशेल तराग्रान को मिला था। और 2025 का जापानीज के जो मैथमेटिशियन है मकाशी काशीवारा, ये जो है कि इनको जो है कि 2025 का अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि 59 जनपद अवार्ड मिला है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, लिटरेसी हिंदी अवार्ड है। तो ये आप याद रखेंगे, इस बार का किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। तो ये आपको याद रखना है 59, 50 ईयर जो है कि आप जानते हैं, तो हमारे जो है कि रामानंद जी महाराज थे, उनको जो है कि मिला था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट जो है यूएन नेल्सन मंडेला जो है कि अवार्ड जो है कि किसको दिया गया है, इस बार के विनर है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो है कि कनाडा के, और कैनेडी ओडीए केन्या के। तो इनको जो है कि नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट अवार्ड है OPCW दी हेग अवार्ड। हेग अवार्ड जो कि हमारे इंडियन केमिकल काउंसिल जो है, ICC जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि इस अवार्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है हमारी इंडियन केमिकल काउंसिल को। तो ये आप याद रखेंगे। फिर 71st फिल्म फेयर अवार्ड जो है कि देखा गया है, तो बेस्ट फीचर फिल्म और ये सब जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना जो है कि हम डिक्टेट करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होता जाएगा, तो रिवीजन की जगह ये पूरा जो है कि फॉर्मल लेक्चर हो जाएगा। तो ये जो है कि आप 71st एंड 70th फिल्म अवार्ड है, इसको आप एक बार पॉज करके ब्रीफली, क्योंकि ये सब जो है कि ट्रिक नहीं, ये सब हमें रटना ही पड़ता है, तो हैशटैग रट्टाफिकेशन करके आप इसको याद करिएगा। फिर जानेंगे कि रिसेंट जो है कि दादा फाल्के साहब अवार्ड जो है कि 2025 का जो है कि जानते हैं, मोहनलाल जो कि साउथ के वेटरन एक्टर है, उनको दिया गया है। 2022 और 21 के याद रख सकते हैं, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया। फिर देने की मैग्सेसे अवार्ड जो है कि इस बार पहली ये एजुकेट गर्ल एनजीओ है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन जो है कि एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जिसको मिला है। इससे पहले जो है कि और सबको मिल चुका है, जैसे फर्स्ट रिसिपिएंट थे इंडिया से विनोद 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 भावे जी जो थे, उनको फर्स्ट दिया गया था। फर्स्ट वुमेन जो है कि अपनी मदर टेरेसा थी, किरण बेदी, जो कि मैंने करंट अफेयर के सेशंस में इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। आप यहाँ ये याद रख सकते हैं कि इंडिया की एजुकेट गर्ल को जो है कि पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इसे दिया गया है। जो ये रमन मैग्सेसे कौन थे, ये फिलिपियन प्रेसिडेंट थे, इनके ऑनर में जो है कि दिया जाता है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड। 2024 के रिसिपिएंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, मियाजाकी हायू जिसकी एनिमेशन से रिलेटेड थे, तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट कुछ अवार्ड देखा जाए, तो यहाँ नोबेल प्राइज की बात आ गई। नोबेल प्राइज की लिस्ट मैंने पूरी यहाँ लगा रखी है। यहाँ लिटरेचर में जो है कि किसको मिला है, हैंग कांग को जो है कि मिला गया है, जो है कि प्राइज जो है कि पीस प्राइज का जो है कि इस बार जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहॉन हिंड कायो को जो है कि इसको दिया गया है फॉर दी वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। फिर जो है फिजिक्स का जो है कि नोबेल प्राइज जो है कि जॉन जे हॉफील्ड और जॉफरी जो है कि हिंटन को दिया गया है। देन जो है कि केमिस्ट्री में जो है कि किसको दिया गया है, डेविड बेकर और डेमिस हैविस एंड दी जॉन जंपर जो है कि इनको जो है कि प्रोटीन के डिजाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए दिया गया है। इसी तरह से साइकोलॉजी के लिए जो है कि साइकोलॉजी और मेडिसिन का जो है कि विक्टर एम्ब्रेस और गैरी रुफकुन को दिया गया है, जो कि माइक्रो डीएनए और जो रोल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के बारे में है। देन जो है कि अगला अवार्ड है, ये जो है कि सेवरिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। रिक्स बैंक प्राइज जो है कि इकोनॉमिक साइंस इन दी मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड
नोबल जो है कि किसको दिया गया है, इकोनॉमिक साइंस का ये अवार्ड किया गया है डेरॉन एस मुगोल, साइमन हैरी रॉबर्ट्स जॉनसन और जेम्स ए रिवन को। तो ये सब दी हैशटैग रट्टाफिकेशन करके आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये हमारे सारे अवार्ड्स हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड किसे गया है, बीबी फातिमा को दिया गया है, जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है फ्रॉम दी विलेज इन दी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यूनेस्को का पीस प्राइज किसको दिया गया है, ये जो है कि एंटोनियो लुइस सैंतोस दे कोस्टा, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोर्टुगल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर गांधी पीस प्राइज पर किसको दिया गया है, गांधी पीस प्राइज जो है कि 2020 और 21 का जो है कि दिया गया है। यहाँ पे एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है मुझसे, तो काइंडली इसको होमवर्क में लिख के इसको जो है कि थोड़ा आप एड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई लेटेस्ट अवार्ड हो तो प्लीज़, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे भी अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में। गांधी पीस प्राइज ये आपका लिटिल होमवर्क है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर जो है कि यहाँ ऑस्कर अवार्ड की है, तो ये फिर से हैशटैग रट्टाफिकेशन आ गया हमारा, किसको क्या बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर और जो है कि एनिमेटेड फीचर शॉर्ट फिल्म क्या क्या है, 97 एज वेल 96, क्योंकि दोनों ही अभी रिसेंट के हो गए हैं, तो ये हमको याद रखना है। तो इसको हैशटैग रट्टाफिकेशन करके आप काइंडली इसको जो है कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो कुछ जो है कि इंडिया के मिस इंडिया यूनिवर्स जो है कि 2025 की मेनिका विश्वकर्मा को जो कि राजस्थान के उनको मिला है। 2024 का किसे, रिया सिंघाल गुजरात की थी, इनको मिला था। फिर फेमिना मिस इंडिया जो है कि निकिता पॉर्वल को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश से थी। और मिस यूनिवर्स किसको 2024 का मिला है, ये विक्टोरिया किजेर थैंगविच जो कि डेनमार्क की थी। मिस वर्ल्ड जो है कि ये थोड़ा जो है कि प्रोनाउंसिएशन अब जो है कि अपने हिसाब से जो है कि आप देख लीजिएगा, क्रिक्सटेनिया पाइसिव कोजा जो है चेक रिपब्लिक की थी। एंड जो है कि मिस वर्ल्ड जो है ओपल सुचेता चौरसी थाईलैंड की। एंड वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई जो है कि केंजा लाई ली है मोरक्को की। तो यहाँ पे हमने ब्रीफली जो है कि सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और ये सब भी देख लिए। अब हम कुछ देखेंगे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स, मीन्स स्पोर्ट्स जो है कि स्पोर्ट्स में जो भी जो है कि अवार्ड या जो है कि न्यूज़ रही है उसमें जो है कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि 45 जो है कि FIDE चेस ओलंपियाड हुआ है। इसमें जो है कि ऑर्गेनाइज इन दी बुडापेस्ट हंगरी। ये कहाँ पे हुआ है, ये बुडापेस्ट हंगरी में जो है कि इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। इसका रिजल्ट जो है कि इंडिया जो है कि गोल्ड जीती है, बोथ बोथ ओपन एंड वुमेन कैटेगरी, मीन्स जो है कि दोनों ओपन फॉर्मेट मैन एंड वुमेन, और जो कि वुमेन कैटेगरी में हमने जो है कि गोल्ड जीता है। और मैन टीम में जो है कि केस डी प्रगनंदा जो है, अर्जुन खसरी और ये सब नाम आप याद रख सकते हैं जो मैन टीम में थे। एंड वुमेन टीम में जो है कि हरिका द्रोणावली, वैशाली आर, दिव्या देशमुख और जो है कि आगे के तानिया सचदेवा, ऐसे नाम आप याद रख सकते हैं। ट्रॉफी फॉर द विमिंग ओपन से जो है कि ओपन सेक्शन जो है कि इज दी हेलमिंटन रसल कप। एंड जो है कि ट्रॉफी फॉर दी वुमेन जो है कि सेक्शन जो है कि वेयर मैंचिंग कप। ये जो है कि कप के नाम याद रखेंगे। आपको यहाँ पे क्या क्या डिटेल याद रखनी है, ये 45 एडिशन ऑफ द फिडा चेस ओलंपियाड हुआ है, कहाँ हुआ है ये याद रखना है, हमने गोल्ड जीता है। मैन और वुमेन टीम के नाम अगर रिटेन कर सकते तो ये अच्छी बात है। वैसे ये नाम इतनी बार आए कि सबको याद ही रहते हैं। और ये जो है कि कप के नाम याद रखते हैं जो कि रिलेट करते हैं 45 चेस ओलंपियाड से। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है FID वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। ये जो है कि डुकेश डी जो है कि वर्ल्ड के यंगेस्ट जो है कि चैंपियनशिप बन गए चेस चैंपियनशिप। इन्होंने डिफीट किसको किया है, डिंग लेरिन को। आप जो है कि इसके बारे में जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा जो है कि देखिए, जो है कि वुमेन्स में जो है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में ये दिव्या देशमुख थी, उन्होंने जो है कि 3rd वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर है, जिन्होंने डिफीट किया है हम्पी ओरेनको और जो है कि बतौमी जॉर्जिया जो है कि यहाँ पे प्लेस हुआ था ये इस प्लेस पे। और यहाँ से थोड़ा हम जो है कि स्पीड फास्ट अप कर रहे हैं और हैशटैग जो है कि यहाँ से रट्टाफिकेशन का काम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नेम्स ही नेम्स है। तो आप जो है कि मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है सारे डिटेल्स, आप इसको जो है कि याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऐसे एज सच कोई निमोनिक या ट्रिक नहीं होती है। मीन्स जो है कि आप जो है कि निमोनिक से याद करना चाहिए ट्रिक से, ये हमें थोड़ा जो है कि रट्टाफिकेशन करके और खुद समझ के जो है कि याद करना पड़ता है। तो इसको जो है कि थोड़ा इससे आप कॉपरेट करेंगे। हम जो है कि देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका जीता था। यहाँ पे ICC जो है कि वो अवार्ड जो है कि 2024 के, जिनके जो है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है कि मैन टेस्ट क्रिकेटर, ODI, मैच T20, ये सारे फॉर्मेट के जो है कि यहाँ सारे नाम है, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर जो है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, इनमें जो है कि आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन रहे हैं, या स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, या टीम ऑफ द ईयर कौन सी रही है। सेम फॉर दी 25 आप याद रखेंगे। ये जो है कि एक बार को जो है कि रिटेन करना जरूरी है, पर 25 का जो है कि आपको रिटेन रहना चाहिए। फिर जो है कि फीफा वर्ल्ड अवार्ड हुए हैं, इसके बारे में भी जो देख लीजिए कि बेस्ट फीफा मैन प्लेयर कौन है और बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर कौन है।
एंड जो है कि हॉकी के अवार्ड्स हो गए, फिर जो है कि अपना यूएस ओपन जो है कि 2024 इसके विनर कौन कौन है ये यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं। मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट में लगा रखा है। ये जो है कि इधर साइड जो है कि ये इवेंट है। यहाँ पे मैन सिंगल्स जो कि जैनिक सिनर जो है कि इटली के जीते थे, रनर अप कौन रहे हैं। यहाँ पे जो है कि वुमेन सिंगल्स है, मैन डबल्स है, वुमेन डबल्स है, मिक्स डबल्स है, और ये सारे नाम है आप जो है कि रिटेन कर सकते हैं एट दी वन प्लेस। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है देखा जाए तो यूएस ओपन विनर जो है कि 2025 के हैं, जो कि यहाँ पे जो है कि उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये इस तरफ जो है कि इवेंट के नाम है, यहाँ पे विनर, यहाँ पे रनर अप। तो ये आपको जो है कि पॉज करके रिटेन रखना है। देन जो है कि विंबलडन चैंपियनशिप जो है कि 2025 की हुई है, सेम फॉर्मेट जो है कि यहाँ पे जो है कि मैन सिंगल में भी होता है, मैन वुमेन सिंगल में होता है, मैन डबल, वुमेन डबल एंड मिक्स डबल। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसी तरीके से अपना जो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कि चैंपियनशिप हुआ है, देन जो है कि फ्रेंच ओपन हुआ है, तो इसको आप ब्रीफली जो है कि याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो कि यहाँ पे जो है कि मैस्कट जो है कि बनाया गया था, मैस्कट में जो है कि सिंबल बनाया जाता है वो फाए फ्रीगियन का कैप है, फ्रीगियन कैप ये है। टोटल स्पोर्ट यहाँ पे 32 कंडक्ट हुए हैं। सेफ डे मिशन जो है कि ऑफ द इंडियन गगन नारंग थे, ठीक। और फ्लैग बियर इन ओपनिंग सेरेमनी जो है कि इंडिया की कौन थी, पीवी सिंधु एंड सारत कमल जो है कि अपने फ्लैग बियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। फिर फ्लैग बियर इन दी क्लोजिंग सेरेमनी जो है कौन थी, मनु भाकर थे और पीआर श्रीजेश थे। ये जो है कि ये सब जो है कि आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है कि मोस्टली पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हाई होती हैं, तो याद रखेंगे। फिर जो है कि यहाँ पे मेडल्स जो है कि जीतने वाले जो है कि टॉप 3 कंट्रीज का नाम है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया में जो है कि एथलीट और इवेंट और जो है कि स्पोर्ट्स और मेडल कौन सा आया है, तो ये मैंने जो है कि यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। फिर जो है कि इसी तरीके से पैरा ओलंपिक्स 2024 की जो है कि डिटेल है, जो कि यहाँ पे जो है कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये सब याद रखिएगा, फ्लैग बियर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एथलीट्स थे, इंडिया की रैंक क्या है, टॉप कंट्रीज कौन है। तो जो है कि पहली वुमेन जैसे अवनी लेखारा जी जो बन गई हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। इसी तरह से ब्रीफली हमने जो है कि सारी चीज़ों को कवर कर लिया। और यहाँ पे जो है कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसके बारे में, जैसे आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2027 ये कहाँ होने वाला है, बांग्लादेश से नेपाल में कंडक्ट कराया जाएगा। फिर 14th आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप ये जो है कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया है, ठीक। 15th आईसीसी वर्ल्ड कप 2031 इंडिया और बांग्लादेश। जो है कि अदर जो है कि आप जो है कि एक बार देख सकते हैं, थोड़ा ब्लरी है, पर आप जो है कि थोड़ा इस क्वालिटी को जो है कि एचडी पे लगा के इसको जो है कि पॉज करके जो है कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल का है, एंड जो है ये मिसलेनियस इवेंट्स है जो कि आप ब्रीफली याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि मैंने जो है कि थोड़ा बेटर सर्व किया होगा, जो है कि आपको जो है कि बेटर एक्सप्लेनेशन और इजी फॉर्मेट में जो है कि इकोनॉमिक अफेयर्स और जो है आपके जो भी ये अवार्ड्स थे, इंटरनेशनल इंडेक्सेस थे, इनको जो है कि टेबल फॉर्मेट में एक जगह कर दिया है। कि आपको जो है कि ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इस पर लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं और यूजफुल कंटेंट जो है कि आप तक डिलीवर कर पाऊँ। और जो है कि इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर दी लिसनिंग टू दी एंड। Till then, subscribe, like, share. This side signing off. Ashish Bhaskar. Happy learning.